नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस और हम करने वाले हैं जनवरी 2021 से लेकर के मई 2021 तक, यानी पूरे 5 महीने करंट अफेयर का निपटारा, वो भी सिर्फ 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है दोस्तों, बस कुछ करना नहीं है आपको, बहुत जल्दी से इसे रिवाइज करना है। तो अपने यूट्यूब चैनल पे सेटिंग पे जाओ और इसको 1.5 की स्पीड पे या 1.75 की स्पीड पे करो, आपको बहुत मजा आने वाला है। जल्दी से जल्दी ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बस बैठिए और देखते जाइए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने वाले हैं। क्या है अपनी कहानी, आपको पता ही है। 5 महीने करंट अफेयर अपन लेंगे जनवरी से लेकर के मई तक का। तो आर यू रेडी गाइस? बहुत बढ़िया। सुनिए, देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है, आपको ये नाम याद रखना है जिसका नाम है कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा वो बंदी है जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी है, 25 बार चढ़ चुकी है। 25 बार। पहली बार कब चढ़ी थी? 1994 में, और दूसरी और अभी 25वीं बार जब चढ़ी तो 2021 में चढ़ी। ठीक है दोस्तों, एक चीज याद रखिए, माउंट एवरेस्ट के बगल में जस्ट एक चोटी जिसका नाम है पुमोरी चोटी। पुमोरी चोटी, ठीक है, पुमोरी चोटी को चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का भी नाम याद रख लेना, बलजीत कौर है। क्या नाम है इसका? बलजीत कौर। ये कौन है दोस्तों? बलजीत कौर कौन है? ये वो है जो माउंट एवरेस्ट के बगल में एक पुमोरी चोटी है, पुमोरी चोटी को चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। इतना ही नहीं दोस्तों, नेपाल में पड़ने वाला एक अन्नपूर्णा है ना, अन्नपूर्णा पर्वत भी है। जिस तरह से ये चोटी है ना, ऐसे ही तो एक अन्नपूर्णा पर्वत भी है, उसको भी चढ़ चुकी है। कौन? प्रियंका। ठीक है, प्रियंका मोहिते उसका नाम है। उस बंदी को भी याद रखिए, वो भी पहली भारतीय महिला है जिसने अन्नपूर्णा, माउंट अन्नपूर्णा को चढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या याद रखना है आपको? माउंट एवरेस्ट को 25 बार चढ़ने वाली कामी रीता शेरपा का नाम याद रखिए, माउंट एवरेस्ट के बगल में पुमोरी चोटी जिसको चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बलजीत कौर का नाम याद रखिए, और इसी तरह से एक माउंट अन्नपूर्णा है जो अगेन नेपाल पे ही पड़ता है, उसको भी याद रखिए। उसको भी पहली भारतीय महिला जो चढ़ी, उसका नाम क्या बताया मैंने आपको? प्रियंका मोहिते। क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया। अब माउंट एवरेस्ट की बात उठी दोस्तों, आपको पता होगा कि चाइना ने अभी अभी विभाजन रेखा खींच दी है माउंट एवरेस्ट के ऊपर। ठीक है, क्यों खींची? क्योंकि उसका ये कहना है कि नेपाल से कोई भी कोविड का पेशेंट उसकी तरफ ना आने पाए, इसलिए उसने क्या किया, माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो है वो अपनी बाउंड्री खींच दी है ना, विभाजन रेखा खींच दी है दोस्तों। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की बात हुई तो आपको ये तो याद रखना ही है, विविध में कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे पहली जो पूरे विश्व में सबसे पहले कौन चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पे। तो आपने देखा, ये जोड़ी याद होगी आपको, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। 1953 में ये दोनों सबसे पहले उस पर चढ़े थे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कभी कोई पूछ ले कि पहली दिव्यांग महिला का नाम बताओ जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। और अगर पूछ ले कि ओवरऑल पहली महिला, पहली भारतीय महिला का नाम बताइए जो चढ़ी उस पे, तो वो बछेंद्री पाल है। पहली दिव्यांग महिला है अरुणिमा सिन्हा, और भैया पहली भारतीय महिला किसी पूरे उसमें सिनेरियो में, तो वो थी बछेंद्री पाल। क्लियर है दोस्तों? और ये भी याद रखिए कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे चाइना की बात करी है, तो आपको मालूम है कि ये पाक स्ट्रेट, जैसे ये हिंदुस्तान है ना हमारा, फिर श्रीलंका नीचे पड़ता है। ठीक है, तो जैसे आप इसको पार करके जाओगे तो आपको दिखेगा श्रीलंका के आजू और बाजू देख लो, तो उस तरफ आपको हम्बनतोता दिख रहा है और इस तरफ आपको कोलंबो पोर्ट दिख रहा है। ये दोनों के दोनों चाइना के कब्जे में आ गए। तो कभी पूछ ले कि अभी हाल ही में कहां पर पोर्ट सिटी डेवलप करने वाला है चाइना श्रीलंका की, तो कहां पर करने वाला है? कोलंबो। कोलंबो में पोर्ट सिटी डेवलप करने वाला है चाइना। तो ये अभी अभी है, आपसे पूछ सकता है कि कोलंबो पोर्ट कहां पर है, तो आपको याद रखना है या कौन डेवलप कर रहा है, तो ये भी याद रखना है। और हम्बनतोता उस तरफ है, तो वो भी चाइना के ही पास है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं अब धीरे से। भाई अभी आपको पता है कि माइकल कॉलिंस का निधन हो गया है। माइकल कॉलिंस कौन है दोस्तों? ठीक है, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो मैंने उसमें जब रिवीजन कराया तो आपने सुमान देखा होगा। माइकल कॉलिंस कुछ और नहीं है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले आपको एक बंदे का नाम याद होगा जिसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन क्या उसमें एक ही बंदे थे? नहीं, वो 3 बंदे थे। 3 बंदे कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग के साथ एक और बंदा था बज एल्ड्रिन, और एक और नाम था माइकल कॉलिंस। यही माइकल कॉलिंस का निधन हो गया है। समझ गए भैया? अपोलो 11 से ये चंद्रमा पर पहुंचे थे, ये भी याद रखिए। और किस तारीख को पहुंचे थे? 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को ये सबके सब अपोलो 11 से तीनों के तीनों, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। और माइकल कॉलिंस का भी हाल ही में निधन हो गया, तो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कब गए थे, मान लो ये नहीं पूछा तो, क्योंकि अब लिंक करिए ना वो। ठीक है, अब याद रखिए, देखिए दोस्तों, अभी ऐसा देखने को मिला है कि यूएसए में ज्यादा बड़ी पोस्टों पर अब सिर्फ महिलाएं बैठ रही हैं। ठीक है, कैसे? अभी देखो, आप ध्यान सुनो। अभी आपने सुना होगा व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार जो बाइडेन, जो वहां के प्रेसिडेंट है, उन्होंने नियुक्त किया है। तो किसको वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है व्हाइट हाउस का? नीरा टंडन को। तो नीरा टंडन एक भारतीय मूल की महिला है, आप समझ गए होंगे इस बात को। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अब देखिए वहां पर मैक्सिमम जो है आपको महिलाएं ही दिखने वाली है। जैसे अभी अभी कमला हैरिस। कमला हैरिस कौन है दोस्तों? ये वाइस प्रेसिडेंट है, और ये 49वीं वाइस प्रेसिडेंट है, और ये एक महिला है, और ये पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की। समझ गए? इसी तरह से उनका जो यूएसए का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल जैसे हमारा लोकसभा होता है, तो हमारी लोकसभा में एक स्पीकर बैठते हैं, हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब है। इस तरह से वहां पर भी एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब वहां का एक जो लोकसभा है जिसे वो लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर कौन है स्पीकर दोस्तों? वहां पर नैन्सी पेलोसी बनी है, और ये पहली महिला स्पीकर है वहां की।
ठीक है, तो देख लो जरा, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला स्पीकर और पहली महिला वित्त मंत्री जेनेट येलेन। जेनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री। आप देख रहे हैं महिला ही महिला चल रहा भैया बिल्कुल पहले। और नीरज टंडन मैंने आपको बता दिया, वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है उनको। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए वनीता गुप्ता, ये भी भारतीय मूल की है और इन्हें क्या बनाया गया है, यूएसए का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। और भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है दोस्तों, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल भारत के हैं। कभी आपसे पूछ लेंगे कि यहाँ का सीएजी यानी कैग किसको बनाया गया है, महालेखा परीक्षक, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी का मतलब। तो कौन है ये, गिरीश चंद्र मुर्मू है। अच्छा याद रखिए, कैग में, सीएजी में और सीजीए में बहुत अंतर होता है। सीएजी का मतलब क्या होता है भैया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर। और मैंने कहा आपसे सीजीए, तो वो क्या होता है, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है, ये है हमारे आपके सोमा राय वर्मन जी हैं हमारे सीएजी। और हमारे कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्लियर होगी बात इतनी, बिल्कुल याद रखिएगा, ये सारी चीजें बिल्कुल जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो कुछ बात हुई। अब मैंने आपसे कहा कि देखिए अमेरिका में बहुत कुछ हुआ है, तो ये तो हमने सिर्फ अभी इसकी बात की थी। अब अमेरिका के नासा की भी बात कर लो। अमेरिका के नासा में दो बंदियों का नाम याद रख लो आप, एक भाव्या लाल है ना, और एक डॉक्टर स्वाति मोहन है। ये दोनों यूएसए से जुड़ी हुई हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि पूरे नासा की कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया है भाव्या लाल को। नासा की कार्यवाहक प्रमुख किसको बनाया गया है, भाव्या लाल को। और वहीं पर आपको मालूम है नासा अपने मिशन पे भेज रहे, जैसे हम इसरो वाले हैं, हमारे इसरो जो है हमारा मिशन पे भेजता, तो ऐसे ही इनका नासा भी भेजता। तो नासा ने जो मंगल मिशन उनका किया था, यूएसए का जो मंगल मिशन, उसका नाम क्या है, परसीवरेंस। उसका नाम क्या है दोस्तों, परसीवरेंस उसका नाम है। तो इस अगर ये अभियान है, हम चंद्रमा पर जाने वाला, सॉरी मंगल ग्रह पे जाने वाला, तो कोई ना कोई तो हेड होगा। तो इसको हेड कर रही है डॉक्टर स्वाति मोहन, अगेन भारतीय मूल की है। ठीक है, तो परसीवरेंस जो मंगल मिशन है उनको हेड कौन कर रही है, डॉक्टर स्वाति मोहन हेड कर रही है भैया। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी परसीवरेंस जो मंगल मिशन ये जो गया है वहां पर, उसी में दोस्तों एंजुनिटी हेलीकॉप्टर रखा गया है। जब ये मंगल ग्रह पे उतरेगा, तो उतर चुका है हालांकि, अब तो एंजुनिटी हेलीकॉप्टर जो है वहां मंगल ग्रह पे उड़ान भरेगा। तो ये पहला हेलीकॉप्टर हो गया है जो वहां पर उड़ान भरेगा मार्स में। क्लियर होगी बात, क्या नाम है इसका, एंजुनिटी हेलीकॉप्टर। याद रखिएगा, परसिवरेंस से इसको भेजा गया है। अब देखिए दोस्तों, मैंने मंगल मिशन की बात करी, तो हर देश का अपना अपना मंगल मिशन का नाम होता है। जैसे कि यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का जो मंगल मिशन है उसका नाम होप है, यूएसए की मंगल मिशन का नाम परसिवरेंस है, और चाइना के मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 है, तियानवेन-1। और तियानवेन-1 यान से ही दोस्तों इसी में रखा गया है रोवर, एक रोवर है जिसका नाम जुरोंग है। तो ये पहला रोवर है जो वहां पर उतरा है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट मार्स रोवर, मतलब चाइना का, अपना नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, तो ये जुरोंग वहां पे उतरा, समझ गया, सबके मिशन का नाम याद रखिएगा। अब मैंने संयुक्त अरब अमीरात की बात की, तो याद रखिए दोस्तों, यही यूएई में ही 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोला गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे जो जो मैंने आपको बताया। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं फिर फटाफट से। अब देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है कि कोरोना की जो है भैया, आपने देखा सबसे पहले तो 2 टीका चल रहे हैं अभी हमारे पास, है ना। सबसे पहले कभी पूछ ले कि पूरे देशों में सबसे पहले किसने जो है टीका बनाया, तो स्पुतनिक नाम का टीका रशिया ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, फिर आपने अभी क्या हुआ है कि अभी 2-2 डोज लग रहे थे, अब सिंगल डोज लगने लगा है। तो सिंगल डोज बनाने वाला मतलब सिर्फ एक डोज से काम चल जाएगा। सिंगल डोज बनाने वाला पहला कंट्री कौन सा है, अगेन ये रशिया है दोस्तों, और इसका नाम उसने रखा है इस डोज का स्पुतनिक लाइट, स्पुतनिक लाइट। और सिर्फ इतना नहीं है, जानवरों के लिए भी पहला वैक्सीन बनाने वाला देश भी रशिया ही है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। क्लियर होगी बात दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमारे इसरो ने क्या किया है। देखिए इसरो ने क्या किया दोस्तों, कुछ वेंटिलेटर बनाया। आपने देखा ना वेंटिलेटर की जरूरत कब पड़ जाती है, जब जो पेशेंट है वो ऑक्सीजन वगैरह नहीं ले पाता है, बिल्कुल खुद से सर्वाइव नहीं कर सकता, तो हम उसे आर्टिफिशियल एक तरह से सर्वाइवल की ये एक तरह से चीज है, मतलब ऑक्सीजन वगैरह सब लगा देंगे। तो इसरो ने 3 वेंटिलेटर बनाए, तीनों के नाम याद रखिएगा, एक है स्वास्थ्य, एक है प्राण, एक है वायु। स्वास्थ्य, प्राण, वायु, ये 3 अलग अलग वेंटिलेटर बनाए हैं इसरो ने। इसरो के भैया चीफ कौन है, हमारे के सिवान है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, बेंगलोर में है। ये ध्यान रखना आपको। डीआरडीओ के चीफ कौन है, हमारे सतीश रेड्डी साहब है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, सिर्फ इसरो ने वेंटिलेटर ही नहीं बनाया है, उन्होंने एक और चीज बनाई है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का नाम क्या रखा है, श्वास। ठीक है, ये 3 वेंटिलेटर थे और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है दोस्तों, ये एक साथ 2 व्यक्तियों को लगाया जा सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई का काम करेगा और कुछ नहीं। क्लियर होगी बात। अब आ जाइए फटाफट से डब्ल्यूएचओ की न्यूज पर। डब्ल्यूएचओ के लिए आपको 2 चीज याद रखनी है। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ कहां है भैया, इसका हेडक्वार्टर कहां है, जिनेवा में। और सिर्फ डब्ल्यूएचओ का ही हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है, डब्ल्यूटीओ का भी है। डब्ल्यूएचओ का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके चीफ कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। और मैंने कहा आपसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी, उसका भी हेडक्वार्टर कहां है, जिनेवा में ही, दोनों का ही जिनेवा में। और जिनेवा कहां है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड वही कंट्री है दोस्तों जिसने कि अभी नकाब और बुर्के पर बिल्कुल रोक लगा दी है। तो ये सब याद रखिएगा, एक सब करंट की बात है। और मैंने आपसे कहा कि डब्ल्यूटीओ
का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो उसकी चीफ कौन है? उसकी चीफ अभी अभी बनी और ये पहली अफ्रीकन महिला है, और पहली है, याद रखिए, पहली अफ्रीकन है, पहली अफ्रीकन ही है और पहली महिला ही है डायरेक्टर जनरल बनी है। और कौन बना डब्ल्यूटीओ का? नाकोजी इंकोजी इवेला, नाइजीरिया की है, अफ्रीकन कंट्री से आती है। तो कोई पूछ ले कि पहली अफ्रीकन, तो भी वही, पहली महिला तो भी वही। अब तक कोई उनसे पहले कौन था? रॉबर्ट एजावेडो थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा डब्ल्यूटीओ के। भैया अब देखिए तो क्या हुआ डब्ल्यूएचओ से, आपको मैंने कुछ चीजें तो आपको बताई थी, दो चीजें और याद रखिए। अभी अभी इनकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है, ठीक है, असेंबली बैठती सारी की सारी, और ये 74 नंबर की असेंबली हुई है, और कहां होगी? जहां पे इनका हेडक्वार्टर है, जिनेवा में ही हुई है। किसने इसको हेड किया? तो इसको हेड किया हर्षवर्धन सिंह ने। और हर्षवर्धन सिंह कौन है दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए, ये हमारे भैया हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। ये तीन मिनिस्ट्री अपने साथ रखते हैं, तो तीनों याद रखिए। कभी पूछ ले आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? यही है। हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर कौन है? यही है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? यही है। समझ गया? और इन्होंने हेल्ड कर दिया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को जिनेवा में, 74वीं थी। अब इन्होंने हेड किया, तो कोई ना कोई स्पीकर भी होता है उसमें, तो स्पीकर थे कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी कौन है दोस्तों? ये वो है जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था, बचपन बचाओ आंदोलन, विदिशा के हैं ये, मध्य प्रदेश में विदिशा से हैं ये। ठीक है दोस्तों, और ये इनके साथ और किसको मिला था नोबेल का पीस प्राइज? इनके साथ मिला था मलाला यूसुफजई को। याद है, तालिबानियों से लड़ बैठी थी, गोली मार दी थी खोपड़ी में, सबको पता हो। आप तो लंदन में रहती है आजकल, और आजकल तो अजीब अजीब से बयान देती रहती है। आपने देख ही लिया होगा, बयान दिया है नहीं आपने, कितना विरोध हो रहा पाकिस्तान में उसका। क्या बयान है उसका? कि भैया जो ये शादी वगैरह जो है, ये ऐसी चीज है कि इसमें बस आपको एक पार्टनर रखना चाहिए। इसमें शादी या करने की क्या जरूरत है, बस पार्टनर रखना चाहिए। तो समझ गए हो ना आप, है ना? हड़कम मचा दिया उसने। अब ये तो कुछ ज्यादा खुलने वाली बात होगी। ठीक है, अब क्या करोगे, सुनो इधर। तो भैया हम बात करें तो डब्ल्यूएचओ की दो चीजें याद रखनी। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की हमने बात कर ली पूरी की पूरी, कौन हेड है कौन स्पीकर है। अब बात कर लेते हैं कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस। कोवैक्स फैसिलिटी आपको समझ में आ गया, कोविड से जुड़ी हुई फैसिलिटी है, और ये बड़ा सा एक संगठन है, और इसको ज्वाइन करने वाला इंडिया पहला हो गया। और इंडिया से भी पहला राज्य जिसने ज्वाइन किया वो पंजाब है। इस बात को बिल्कुल अच्छे से याद रख लो दोस्तों, ठीक है। इसका मोटिव सिर्फ कितना है कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस का, कि भैया सबको अवेलेबिलिटी हो जाए टीका की, और वो भी सस्ते दामों पर मिलनी भी चाहिए। इस कोरोना से सबको लड़ने का बिल्कुल हक है, सबको ठीक होने का हक है, जरूरी थोड़ी है। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। भैया डीआरडीओ की, अभी इसरो की बात सुनी आपने, है ना, स्वस्थ प्राणवायु और स्वास्थ्य हटेंगे। तो अब देखा होगा आपने कि अभी अभी 2DG बनाया है। किसने बनाया 2DG? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सतीश रेड्डी इसके चीफ है। क्या है 2DG दोस्तों? डी ऑक्सी डी ग्लूकोज। करना कुछ नहीं दोस्तों, एक पाउडर है, पानी में घोलो पी जाओ। ये करता क्या दोस्तों? कोरोना को अंदर बढ़ने से रोकता है और ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाता है। क्योंकि जब भी कोरोना हो रहा है तो ऑक्सीजन की ही तो दिक्कत आ रही है ना फेफड़ों में, वो चोक हो रहे हैं, ऑक्सीजन सांस ही तो नहीं ले पा रहे हो। तो ये 2DG एक ऐसी दवा है जो पाउडर में बिल्कुल ग्लूकोज की तरह घोलो और पी जाओ इसको, है ना, बिल्कुल मिलती है, आप बिल्कुल ले सकते हो। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देगी और उसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेगी दोस्तों। तो ये डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। अब देखिए डबल डोज ऑफ वैक्सीन मैंने कहा था, अभी अब सिंगल हो गई है, याद है ना, स्पुतनिक लाइट अब बन चुकी है, लेकिन अभी भारत में तो दो ही चल रही है। तो कौन से दो टीके लगते हैं आपको? एक लगता है कोवैक्सीन और एक लगता है कोविशील्ड। कोवैक्सीन किसने बनाया है? तो याद रखिए भारत बायोटेक ने बनाया है। कभी पूछ लिया जाए कि कोविशील्ड किसने बनाया है, तो याद रखिएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। और दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट के ही जो चीफ है उनका नाम है अदार पूनावाला, और अदार पूनावाला को ही मैगजीन, ये जो फॉर्च्यून मैगजीन आती है, फॉर्च्यून मैगजीन सबसे सर्वश्रेष्ठ नेताओं की 50 लिस्ट तैयार करती है, और उसमें 10वां स्थान हासिल किया है सीरम इंस्टीट्यूट के क्या कह रहे चीफ ने, अदार पूनावाला ने, 10वां स्थान। तो पहला किसने किया दोस्तों? पहला स्थान हासिल किया है भैया बहुत बेस्ट प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है जेसिका अर्डन, और ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों। न्यूजीलैंड ने दो सूचकांक में टॉप कर दिया है। पहला सूचकांक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब आप बिजनेस बहुत आसानी से कर सकते हो। और दूसरा सूचकांक इसमें टॉप किया उन्होंने कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब कि बिल्कुल कोविड को भगा दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। तो बनी बात है, आज के जमाने में इतनी बड़ी महामारी कोई प्रधानमंत्री पूरी जान से लड़के खत्म कर दे तो वो सबसे ताकतवर और सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता की लिस्ट में आती है। इसीलिए फॉर्च्यून मैगजीन के टॉप 50 में इन्होंने टॉप किया। और अदार पूनावाला की इस वैक्सीन बनाने की वजह से, क्योंकि इसकी मांग ज्यादा है ना, तो भैया बस हो गया, ये भी बड़े नेता से बन गए। तो कोविशील्ड किसने बनाई है ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इसी में इंडेक्सेस की बात हुई थी, तो इंडेक्स को अच्छे से देख लीजिए। मैंने आपसे अभी भी कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन इसको जारी करता है, तो अब देखेंगे, और इंडिया की रैंकिंग किसमें कितनी है, और नक्शे से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। याद रखिए दोस्तों, एक होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक होता है आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब रहने की, ये क्या चीज दिखाती है दोस्तों? ये दिखाता है कि कहां की 10 लाख की आबादी ज्यादा है और कहां की 10 लाख से कम की है, ठीक है। कौन जारी करता है? महुआ जारी करता है। महुआ का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग से जुड़ा हुआ मामला है। तो बस इतना याद रखिए कि महुआ इसको जारी करता है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को। 10 लाख से ज्यादा की आबादी हमें बेंगलोर में मिली है और 10 लाख से कम की आबादी हमें शिमला में मिली है। बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की 2020 की, तो भैया ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है इस लिस्ट को, और न्यूजीलैंड मैंने अभी भी बताया ना बिजनेस में टॉप कर गया है। और सबसे लास्ट में देखो सोमालिया है, ये एक अफ्रीकन कंट्री, मतलब आप यहां पर कहीं पर भी बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है। और इंडिया की रैंक देख लो भैया 63 आती है,
तो सोच लो हम कितने मतलब बिल्कुल मध्यम में है। जी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है दोस्तों, ये 10 आधारों पर ये लिस्ट तैयार की जाती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछते कि भारत का नंबर 1 स्टेट कौन है इस लिस्ट में, भारत तो 63 में है, लेकिन इसमें भारत में इतने राज्य हैं, इनमें से कोई तो एक तो पहला होगा, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश नंबर 1 है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। क्लियर है दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया। चलिए भैया आगे चलते हैं। मैंने आपसे अभी भी कहा कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स, याद है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी न्यूजीलैंड ने टॉप किया है और कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी न्यूजीलैंड ने टॉप किया। और इसी की प्रधानमंत्री जो जेंसी कार्डर है, वो फॉर्च्यून मैगजीन वाली टॉप करने वाली, आधार पूना वाला तो 10th पे था, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग देख लो 86 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपन 63 थे, यहाँ पर अपन 86 है। ब्राजील इसमें सबसे लास्ट में आता है, मतलब सबसे हालत ज्यादा खराब है वहां की। क्लियर है दोस्तों। नॉर्वे की बात करें दोस्तों, देखिए नॉर्वे को आप देखोगे ध्यान से तो मैंने 3 इंडेक्स में इसने टॉप किया हुआ है। एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एक वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स है और एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे, अगर कोई डेमोक्रेसी मतलब गणतंत्र और गणतंत्र मतलब भैया बहुत आजादी है ना, तो कोई भी वर्ल्ड की डेमोक्रेसी नंबर 1 नॉर्वे क्यों होगा, क्योंकि उसकी प्रेस बहुत फ्री होगी। प्रेस फ्री होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब वो जितनी जितनी हरकतें या जितनी चीजें जितनी स्कीमें जो है बिल्कुल रियल न्यूज जो सरकार कर रही है वही की भी जनता तक पहुंचा दिया। अब जनता के पास अगर बराबर से स्कीम पहुंचेगी, सब कुछ बिल्कुल बराबर पहुंचाएगी वो मीडिया, तो बनी बात है क्या वहां का ह्यूमन डेवलप नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इसीलिए जब किसी की डेमोक्रेसी में अगर वो टॉप पर है, इसका मतलब उसका प्रेस बहुत फ्री है, बिल्कुल बराबर न्यूज पहुंचा रहा है। किसी भी चीज की चाहे योजना हो, स्वास्थ्य की योजना हो, लाभ की योजना हो, सब पहुंचाया गया है, तभी तो ह्यूमन डेवलप कर गया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इंडिया की रैंक अब कौन कौन जारी करता है ये देख लो बस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भैया वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी करता है ईआईयू। ईआईयू का मतलब होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। और इस तरह से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करता है हमारा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करते हैं इसको। इंडिया की रैंक अगर आपको देखनी है तो भैया ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारा स्थान देख लो जरा, 131 में है हम, है ना। और डेमोक्रेसी, जबकि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया की, लेकिन हमारा नंबर देखो कहां पर आता है, 53 में आता है। क्लियर है दोस्तों, हमारा नंबर कहां पर है, 53 में आता है। और इस तरह से ये देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में हमारा नंबर 142 है, मतलब हमारी मीडिया कितनी बेकार है कि 142 नंबर पे आती है। आप समझ पा रहे हैं, तो याद रखिएगा 131 ह्यूमन डेवलपमेंट में, 53 हमारा वर्ल्ड डेमोक्रेसी में और 142 हमारा प्रेस फ्रीडम के मामले में। अगर आपको देखना हो नक्शा कहां पर है नॉर्वे, तो ये देखिए ये रहा नॉर्वे, ठीक है, ये देख रहे हो, ये रहा नॉर्वे, पीला पीला सबसे पहला। तो नॉर्वे ने 3 इंडेक्स में टॉप किया है। कौन कौन सा दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रेस फ्रीडम और डेमोक्रेसी नंबर 1 है इसकी। फिनलैंड को याद रखिए, फिनलैंड से फन याद रखिए, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में आपको फिनलैंड जो है नंबर 1 पे मिलेगा, ठीक है, बात समझ आ गई। और हम 139 पे हैं, ठीक है। अब यहां देखिए स्वीडन आपको दिख रहा है, ठीक है। स्वीडन ने क्या किया दोस्तों, स्वीडन जो है आपका ये स्वीडन जो है क्लाइमेट चेंज में मतलब कि हरित, मतलब क्या कहना चाहिए आपको कि जो CO2 ये जो NO2 वगैरह जितनी हरित गैसेस हैं इनको बहुत कम उत्सर्जित कर रहा है ना, मतलब वातावरण को बिल्कुल साफ रखा हुआ है। तो उस इंडेक्स में टॉप कौन कर गया क्लाइमेट चेंज वाले में, वो कर गया स्वीडन, ठीक है। और करप्शन बिल्कुल फ्री कंट्री डेनमार्क है, देख रहे हैं आपको हरा हरा सा, डेनमार्क करप्शन से बिल्कुल फ्री कंट्री, मतलब करप्शन इंडेक्स वाली परफॉर्मेंस इंडेक्स में इन्होंने टॉप कर दिया डेनमार्क ने। और आप थोड़ा सा जर्मनी को क्रॉस करोगे तो नीचे यहां पे स्विट्जरलैंड मिलेगा आपको, और स्विट्जरलैंड ने दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किया है, मतलब भयंकर इनोवेशन होता है वहां पर, इसका मतलब ये। और आपको दिख रहा है कि आइसलैंड यहां पे दूर पड़ा हुआ है। अब ये देखिए क्योंकि इससे दूर है, काफी गैप है, ये ट्रिक बता रहा हूं, गैप से ट्रिक याद हो जाएगी। तो कौन से इसमें इन्होंने किसमें टॉप किया है, जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स में, मतलब यहां पर बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि जितने लड़की उतने लड़के बिल्कुल बराबर, इस तरह से ये आप समझ सकते हो, जेंडर गैप इंडेक्स में इन्होंने टॉप कर दिया है। तो आप समझ गए दोस्तों, मैंने आपको एक ट्रिक से इसको समझाने की कोशिश करी है, जो भी थोड़ा सा है ना याद रखेंगे इस बात का, ठीक है। ये रहा अपना स्विट्जरलैंड, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए जेंडर गैप पार्क भी बना है दोस्तों। जेंडर गैप पार्क कहां पर बना है, केरला में बना है। ये अभी ये भारत का पहला जेंडर गैप पार्क जो है वो केरला में बना, यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ाया सुनाया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, है ना। तो ये आपने देख लिया सब कुछ। अच्छा याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है ह्यूमन डेवलप इंडेक्स को, ठीक है यूएनडीपी जारी करता है, इंडिया की रैंक 131 है, लास्ट नाइजर कंट्री है इसमें जो कि अफ्रीकन कंट्री है। किस बेसिस पे ये तैयार होता है, तो याद रखिए तीन बेसिस पॉइंट लिए जाते हैं इसको तैयार करने के, एक साक्षरता, एक जीवन प्रत्याशा है और एक है आपका प्रति व्यक्ति आय। ये 3 याद रखेंगे, है ना, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और आपके प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। चलिए ठीक है दोस्तों, ये कंट्री होगी। और अब आपको सब याद होगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किसने टॉप किया दोस्तों, याद है, ग्लोबल, नीचे चले गए स्विट्जरलैंड, ये देखो यहां पर है। इंडिया की रैंक देख लो 48 पे है भैया अपन, ठीक है। लास्ट इसमें यमन है। कौन जारी करता है, WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में याद है फिनलैंड तो नंबर 1 टॉप पे ये हो गया। हम देखो 139 में। और फर्जी रिपोर्ट इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें पाकिस्तान जानते हो कितने नंबर पे आता है, 105 नंबर पे आता है। मतलब हम भारतीय उनसे ज्यादा दुखी हैं,
हम यहां पर आते 139 में और वो 105 में आता, मतलब वो हमसे ज्यादा सुखी लोग हैं भैया, ये क्या बात होगी। इसलिए फर्जी रिपोर्ट सी लगती है मेरे को दोस्तों, है ना। और ये देखो लास्ट इसमें अफगानिस्तान है, हम 139 पे आते हैं। कौन निकालता है? यूएनएसएसडी यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ग्लोबल जेंडर गैप मैंने आपको बताया था, दूर याद है आइसलैंड, उसमें हम देख लो ग्लोबल जेंडर में 140 में, अच्छा खासा अंतर है हमारे यहाँ। अफगानिस्तान इसमें लिस्ट में लास्ट में है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। अब आता है दोस्तों भुखमरी के इंडेक्स देख लो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया जो है 94 पर है, बहुत गंभीर हालत में रखा गया है हमें, मतलब भुखमरी है हमारे यहाँ, आप इस तरह से समझ सकते हो। और ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू ये क्या, ये आसान भाषा में ये ऐसा है दोस्तों कि किसकी जो सेना है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। सबसे ज्यादा ताकतवर है भैया यूएसए की सेना, फिर आती है रशिया की सेना, फिर आती है चाइना की, और हम जो है वो इंडिया की आती है चौथे नंबर पे। क्लियर है, बिल्कुल याद रखेंगे इस बात का। भैया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स याद ही होगा अब आपको। करप्शन में कौन था याद है? करप्शन डेनमार्क, ठीक। इंडिया को देख लो 86 नंबर पे है हमारे, ये मतलब हमारे यहाँ करप्शन अच्छा खासा है अभी। और ये जारी कौन करेगा? नाम से समझ में आ रहा है, करप्शन फ्री यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, रूल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से जारी करता है। इंडिया की रैंक देख लो, टॉप किसने किया वो देख लो। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस याद है ना किसने किया था? इसको कौन निकालता है? क्लाइमेट से जुड़ा हुआ तो ग्रीनविच इंस्टीट्यूट इसको निकालेगा। नो कंट्री क्या कहना है। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जानते क्या है? सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसमें ना ही कोई फर्स्ट आया है, ना ही कोई सेकंड है, और ना ही कोई भी थर्ड है। कोई भी इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक नहीं ले पाया, इसमें सीधे फोर्थ रैंक मिली है। और फोर्थ रैंक किसको मिली दोस्तों? स्वीडन को मिली है, याद रखेंगे। और इसमें इंडिया का स्थान 10th है, ठीक है। 10th कौन है दोस्तों? इंडिया है। और फोर्थ किसको मिला है? स्वीडन को। फर्स्ट सेकंड और थर्ड कोई भी नहीं है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए साहब आगे चलते हैं इसी के साथ। हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट दोस्तों, हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट ये इंडेक्स क्या कहती है भैया? ये बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट किसका है। सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट जो है वो जापान का है। अब तक 2 क्वार्टर में इनकी रिपोर्ट निकल चुकी है। एक बार इन्होंने जनवरी में निकाली थी और दूसरे क्वार्टर में इन्होंने अप्रैल में निकाली थी। इंडिया की जनवरी में हालत जो थी वो 25वें स्थान पर आती थी और अब आती 84 स्थान पर। सबसे ताकतवर पासपोर्ट किसका दोस्तों? जापान का। सबसे बिल्कुल कम ताकतवर किसका? अफगानिस्तान का। हमारा नंबर आप देख रहे हो 85 था पहले, और अभी इस क्वार्टर में अप्रैल में 2021 में हो गया है 84। क्लियर है, बहुत बढ़िया भैया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लो आप कि सबसे एयर की क्वालिटी मतलब कि कहां ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट या सबसे पॉल्यूटेड जिला या सिटी कौन सी है दोस्तों? तो वो है हमारी गाजियाबाद। सबसे पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया की। और पूरे दुनिया में सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल जो है वो दिल्ली है। सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल वो दिल्ली है, ये कहता है, ठीक है दोस्तों। और इसीलिए गाजियाबाद ने ग्रीन हाउस बॉन्ड भी जारी किए हुए उनकी म्युनिसिपल ने। अभी अपन पढ़ेंगे उसके बारे में। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि अमेरिका इतना बड़ा ताकत है ना, इतनी बड़ी ताकत आप देख ही रहे हो, इतना खर्च भी कर रहा है, इतनी बड़ी ताकत भी है ये। इनने भैया कंडक्ट कर दी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, है ना। नेविगेशन ऑपरेशन जो है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन करके एक ऑपरेशन इन्होंने कहां पर, बिना विदाउट परमिशन, पूछा तक नहीं। और कहां पर इसे कर दिया इन्होंने? इसे कर दिया था लक्षद्वीप के आसपास। लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप दोस्तों अभी आपने देखा बहुत सेव लक्षद्वीप के बहुत नारे लगे। वहां पर दिक्कत क्या हो गई है? वहां पर दिक्कत सिर्फ इतनी हुई है कि जो दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव है ना, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पहले ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, बाद में इनको मिला दिया गया था और प्रफुल्ल पटेल इनके जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए थे, ठीक है। अब ये एक ही हो गए, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी है। तो इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे प्रफुल्ल पटेल, उन्हीं को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया लक्षद्वीप का, ठीक है दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल को। जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो आईएएस आईपीएस होते हैं, लेकिन ये नॉन आईएएस आईपीएस हैं। गुजरात के होम मिनिस्टर थे एक समय जब मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अब ये एडमिनिस्ट्रेटर बनाए जाते हैं प्रफुल्ल पटेल साहब, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आते ही बोला कि भैया मास बैन, जबकि आपको मालूम है कि लक्षद्वीप में 97% जो है वो मुस्लिम लोग रहते हैं वहां पर। तो बनी बात, उनके मांस मच्छी तो उनके नॉर्मल में आएगा ही। तो उन्होंने कह दिया भैया कि हम एनिमल प्रोटेक्शन रेगुलेशन के हिसाब से देख रहे हैं, तो आपको मांस वास नहीं खाना चाहिए, कोई भी खाएगा तो हम उसको 1 साल 7 साल की जो जेल दे सकते हैं। उन्होंने वहां पर रेगुलेशन एक्ट ला दिया भैया, स्मार्ट सिटी डेवलप करने के नाम पर उन्होंने कह दिया कि भैया हम किसी की भी जमीन हड़प सकते हैं। तो बेचारे उन गरीबों की जमीनें लोगे आप। 70,000 की पॉपुलेशन है मात्र वहां पर, और 70,000 में से 97% तो वहां पर मुस्लिम है, और मुस्लिम के धर्म में ये रहता है भैया कि दारू वारू नहीं चलती है, ठीक है। तो वहां पर दारू बैन थी तो उसको दारू को लागू कर दिया, क्लियर है। और मांस वहां पर बैन कर दिया जो उनका मुख्य भोजन हो सकता था। देख रहे हो आप, तो इतना उल्टा पुल्टा, और जमीन उनकी छीन सकते हैं कभी भी। वहां पे गुंडा एक्ट लेकर के आगे वो कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ हिस्सा मिलेगा तो हम उसे 1 साल की जेल भी दे सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको? दूध डेयरी वगैरह हर चीज उन्होंने वहां पर छोड़ दी, इसीलिए सेव लक्षद्वीप के नारे चल रहे हैं वहां पर। कावरत्ती उसकी राजधानी है। उसमें पहले 36 आइलैंड थे, लेकिन अब सिर्फ 35 बचे हैं, क्योंकि पिलारी नाम का जो आइलैंड है वो डूब चुका है, सबमर्ज हो चुका है, ठीक है। केरला से इसकी दूरी 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर पड़ती है, ठीक है दोस्तों। केरला में ने भी बड़ा विरोध किया है। अगर आपको लक्षद्वीप बाय एरोप्लेन से जाना हो तो पहले आपको केरला के कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा, और वहां से आप जाएंगे फिर
लक्षद्वीप के एक एयरपोर्ट में। समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया दोस्तों। तो ये कुछ बातें थी वहां पे जो क्या हेर फेर हुई तो उसके बारे में मैंने बताया आपको। तो लक्षद्वीप में इन्होंने क्या किया दोस्तों, बिना विदाउट उसके फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन कर लिया। तो किसने किया? अमेरिका ने किया है। और ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनकी सैन्य खर्च जो है अमेरिका की नंबर 1 है। मतलब सबसे ज्यादा सेना पे खर्च कौन करता है? अमेरिका करता है। फिर सेकंड नंबर पे चाइना करता है, तीसरे नंबर पर इंडिया करता है दोस्तों। मतलब इंडिया की रैंक खर्च करने में सेना में तीसरे नंबर पर आती है। और बाकी आपको तो पता चल गया कि हम इस रिपोर्ट में तो तीसरे पे हैं, हेनली पासपोर्ट में हम 85 नंबर पे हैं। ठीक है, जो भ्रष्टाचार है, करप्शन में याद है ना, अपन किस में आते हैं? 86 में आते हैं। हम हैप्पीनेस में 139 में आते हैं। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में अपन 53 में आते हैं। याद है? वही अपन ने जो रिपोर्ट पढ़ी थी उसको मैंने शॉर्ट में लिखा है यहां पर। ठीक है, और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में इसमें हम 87 पे आते हैं। आप इसको एक बार और देखना, मैंने सारे वीडियो बना के रखे हुए, यहाँ पे एक बार जाओ के देख सकते हो उनको। और प्रेस फ्रीडम में तो हम 142 में आते हैं, आपने ऑलरेडी देख लिया। ये सिर्फ एक रिवीजन की तरह पर है। अब देखिए दोस्तों, कुछ सैन्य अभ्यास होते हैं। ठीक है, तो हमारे अमेरिका के साथ भी कुछ सैन्य अभ्यास है, फ्रांस के साथ भी कुछ है भैया। तो क्या क्या है वो सुन लीजिए ध्यान से। जब इंडिया अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करता है तो उसका नाम है वज्र प्रहार। मतलब वज्र प्रहार किसके बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है? इंडिया और अमेरिका। देखो इंडिया तो सब में कॉमन है, बस आपको फॉरेन कंट्री याद रखनी है। तो वज्र प्रहार इंडिया का किसके साथ है? यूएसए के साथ। वहीं वज्र प्रहार को कंफ्यूज मत हो जाना वरुण से। वरुण जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। और इंडिया और फ्रांस के बीच में सिर्फ वरुण ही नहीं होता है, डेजर्ट नाइट भी होता है। नाइट यहां पर आप देखेंगे स्पेलिंग में के लगा हुआ है। तो के का मतलब यहां पर के वाले नाइट का मतलब होता है योद्धा। ठीक है, तो याद रखिए डेजर्ट नाइट और वरुण दोनों के दोनों हमने फ्रांस के साथ किए हैं। खंजर नाम का जो सैन्य अभ्यास है दोस्तों वो हमने किर्गिस्तान के साथ किया है। और वहीं पर दस्तलिक 2 है ना, ये देखो खंजर का से किर्गिस्तान, इस तरह से याद रख लो थोड़ा सा, आप क्या करोगे है ना। और इस तरह से दोस्तों याद रखिए दस्तलिक 2 हमने उज्बेकिस्तान के साथ किया है। ठीक है, दस्तलिक में यू आता है ना, तो वहां पे भी देखो उज्बेकिस्तान में यू आता है। क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। भैया आपको सबको पता है कि हार्ट बीट बिल आ चुका है। हार्ट बीट बिल क्या कहता है दोस्तों कि अब आप गर्भपात नहीं करवा सकेंगे अगर 6 माह का लड़का या बच्चा जो भी है पेट में, मां के पेट में अगर 6 सप्ताह से बच्चा है तो अब आप उसको गर्भपात नहीं करवा सकते। क्योंकि डॉक्टरों का यह मानना है, इस बिल का यह मानना है कि 6 सप्ताह के अंदर अंदर उस बच्चे का दिल बन चुका होता है, डेवलप हो चुका होता है। फिर अब गर्भपात करवाना गैर कानूनी हो जाएगा। तो ऐसा बिल कहां लाया गया है? ऐसा बिल लाया गया है यूएसए यानी अमेरिका के टेक्सास प्रांत में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, अभी अभी एक आर्टिफिशियल मिनी बिल, आर्टिफिशियल समझ रहे हो ना, मतलब ह्यूमन मेड एक बिल बनाया गया है, ऑस्ट्रिया में बनाया गया है दोस्तों ये ह्यूमन मेड। और इसका नाम रखा गया है कार्बोइड। और आपको मालूम है दिल का जो साउंड होता है वो लब डब, कई बार पूछा जा चुका, तो उसको याद रखिएगा, लब डब उसका साउंड होता है। और ये जो आर्टिफिशियल दिल है ये 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है, जबकि हमारा जो दिल है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्लियर बात दोस्तों? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इस क्योंकि अपन ने, अच्छा ये देखिए, जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट का नाम याद रखिए। मतलब कभी पूछ ले आपसे कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर पद्मावती है। और एक और कार्डियोलॉजिस्ट का नाम याद रखिए, ये इसलिए रखिए क्योंकि उनको मिला था पद्मश्री अवार्ड, है ना। तो बनी बात है उनको कार्डियोलॉजिस्ट की वजह से मतलब बहुत अच्छा काम किया होगा उन्होंने दिल की बीमारियों को लेकर के। तो वो कौन है? के अग्रवाल। लेकिन क्यों याद रखना? क्योंकि इनका निधन हो गया है और ये पद्मश्री से नवाजे भी गए थे। पहली भारतीय महिला जो क्या कहना चाहिए, पहली इंडियन वुमेन कौन थी जो कार्डियोलॉजिस्ट बनी, तो वो डॉक्टर पद्मावती हैं। और के अग्रवाल जी का देहांत हो गया, इसलिए याद रखिए क्योंकि इनको पद्मश्री मिला हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्यार की बात हो रही, तो प्यार का पौधा करके एक अभियान चलाया जा रहा है बिहार के द्वारा। ये प्यार का पौधा किस तरह का अभियान है दोस्तों? ये बिल्कुल उस तरह का अभियान है जो अंकुर नाम का एक अभियान चलता है। ठीक है, अंकुर नाम का अभियान मध्य प्रदेश में चलता है। अंकुर नाम के अभियान में सिर्फ करना यह होता है कि आपको पौधा रोपण करना है। पौधा रोपण करते हुए बो दो उसको, और फिर उसके साथ एक सेल्फी लो। और सेल्फी को भैया एक एप्लीकेशन आती है वायुदूत नाम की, जो कि प्ले स्टोर से मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लो। और आपने जो भी सेल्फी खींची है वो उसमें अपलोड कर दो। जिसकी सबसे अच्छी सेल्फी होगी उसको प्राण वायु नाम का अवार्ड देगी मध्य प्रदेश सरकार, यानी शिवराज मामा आपको ये अवार्ड देंगे। तो याद रखना अंकुर नाम का। तो जिस तरह से आपने अंकुर अभियान को सुना ना, बिल्कुल इस तरह से बिहार में वो अभियान चल रहा है, प्यार का पौधा, पौधा से प्यार। बात समझ में आ गई? बहुत बड़े दोस्तों। अच्छा अब देखिए, कोविड से आपने देखा कि हम 2DG और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा रहे हैं 2DG वगैरह से। लेकिन जो लोग ठीक होकर के उनको आपने देखा ब्लैक फंगस हो रहा है। ब्लैक फंगस को दोस्तों जिस इंग्लिश अल्फाबेट से जाना जाता है वो है म्यूकर माइकोसिस। आंखों में हो रही है ये बीमारी। ठीक है, और इसीलिए मध्य प्रदेश, पूरे भारत में मध्य प्रदेश के ये 2 जिले ऐसे जिले हो गए जहां पर ब्लैक फंगस की यूनिट बनाई गई है। तो आपसे पूछ लिया जाए कभी एग्जाम में कि पहली ब्लैक फंगस की यूनिट कहां लगाई गई है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में लगाई गई है। ये पहली यूनिट है ब्लैक फंगस से डील करने के लिए दोस्तों। अब याद रखिए दोस्तों, देखिए ये जो केंद्र सरकार है इनकी कुछ ना कुछ लक्ष्य
लक्ष्य तो होते ही हैं, कुछ लक्ष्य आप डायरेक्ट याद रखिए। जैसे कि किसान की आय को दुगना करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2022 है। आपसे पूछा जाए कि हर घर जल पहुंचाने के लिए जो अभियान ये लक्ष्य रखा गया ये कब तक का है, तो ये 2024 का। तो 2022 तक किसान की आय को दुगना करने का लक्ष्य है, 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है, और भैया 2025 तक हमको टीबी को समाप्त करना है, और 2030 तक हमको मलेरिया को समाप्त करना है। ठीक है, याद रखना है ना, किसान की आय दुगना 2022, 2024 में हर घर जल, 2025 में टीबी को हराना है, और 2030 तक हमें मलेरिया को पूरी तरीके से मिटाना है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय का ये अभियान था दोस्तों, जल जीवन मिशन है ना, जल जीवन मिशन जो कि शुरू हुआ था 15 अगस्त 2019 को। इसी में ये रखा गया था कि 2024 तक हम हर घर जल पहुंचाएंगे, और हर घर, अभी ऐसा एक राज्य जहां पर पूरी तरीके से 100% सप्लाई हो चुकी है वो है गोवा। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, क्या है वो, गोवा है। ठीक है, और भैया पहले जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि ये मंत्रालय ही पहली बार बना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहां पर 3 नाम आप यहां पर देख सकते हैं, एक है महेंद्रगिरी, एक है सस्मिंका लिंका, और एक है कृतिकरंद। तीनों का नाम याद रख लो, क्यों मैं बता रहा हूं। देखो महेंद्रगिरी कहां के हैं दोस्तों, ये उत्तराखंड के हैं। ये क्या है, ये है फॉरेस्ट रेंजर, इनको अवार्ड मिला है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। ठीक है, ये कहां पर नौकरी करते हैं, वहां उत्तराखंड में, तो ये नौकरी करते हैं राजाजी नेशनल पार्क में। फॉरेस्ट रेंजर है ना, तो बनी बात नेशनल पार्क में ही रहेंगे। ठीक है, और आपको मालूम है ना, यूके में अभी अभी तीरथ सिंह रावत जी हैं जो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, वो हट गए हैं, और अब तीरथ सिंह रावत जी हैं। यूके की 2 राजधानियां हैं दोस्तों, कौन कौन सी हैं, एक देहरादून है और एक और राजधानी इसका नाम है गैरसैंण। और गैरसैंण कौन सी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी। और अभी कौन बन चुके हैं सीएम वहां के, तीरथ सिंह रावत बन चुके हैं। तो वहीं के राजाजी नेशनल पार्क में महेंद्रगिरी है, इनको मिला है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। एक और रेंजर ऑफिसर याद रखो, फॉरेस्ट ऑफिसर याद रखो, जिसका नाम सस्मिका लिंका है, और ये उड़ीसा से हैं दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा, आपको मालूम है उड़ीसा के भुवनेश्वर में हम क्या बनाने जा रहे हैं दोस्तों, एक फायर पार्क बनाने जा रहे हैं। ये आपको पता होगा फायर पार्क मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पर मतलब फायर ब्रिगेड की जानकारी देखिए, जब आग वाग लग जाए तो डेमो के रूप में वहां पर दिखाया जाएगा। तो पहला फायर पार्क जो है भुवनेश्वर में लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि उड़ीसा में ही पड़ता है राउरकेला, और राउरकेला में ही दोस्तों बिरसा मुंडा स्टेडियम बनने जा रहा है। और बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का पूरे भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। हॉकी आपको सबको पता है, हॉकी के जादूगर कौन है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जी। उनका बर्थडे कब आता है दोस्तों, 29 अगस्त, और 29 अगस्त को ही हम किस रूप में मनाते हैं दोस्तों, हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। और राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि 29 अगस्त को ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में सारे स्पोर्ट्स के अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो, चाहे वो द्रोणाचार्य अवार्ड हो, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, सारे अवार्ड उस दिन दिए जाते हैं दोस्तों, समझ गए ना। और सबसे बड़ा अवार्ड स्पोर्ट्स में कौन सा होता है, राजीव गांधी खेल रत्न, 7.5 लाख रुपए की राशि मिलती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और बस सबको मिल चुका है, अब और क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो याद है कि सस्मिका लिंका उड़ीसा की है, इनको जो अवार्ड मिला है वो ये है यूनाइटेड नेशन पर्यावरण परिवर्तन अवार्ड। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद के साथ हॉकी के एक और बंदे को याद रखिए आप, वो है बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर जी जो हैं बहुत बड़े हॉकी खिलाड़ी हैं। इन्होंने 3 ओलंपिक में कमाल किया था, 1948 के ओलंपिक में, 1952 के ओलंपिक में और 1956 में। 1952 में तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब ये फाइनल खेल रहे थे तो फाइनल में 5 गोल मारे थे, और ये अब तक का ओलंपिक का रिकॉर्ड, इसका कोई भी तोड़ नहीं पाया। ये किसका रिकॉर्ड है, बलबीर सिंह सीनियर का है। और इसीलिए दोस्तों मोहाली इंटरनेशनल जो हॉकी का स्टेडियम है उसका नाम बदल करके अब बलबीर सिंह सीनियर जी के नाम पर रखा जा रहा है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल याद रखिए। इस तरह से मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल दिया गया गुजरात के, उसका नाम क्या रख दिया गया है भैया, मोदी स्टेडियम रख दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर था, वो मोटेरा स्टेडियम अब हो गया मोदी जी के नाम पर। बात समझ में आ रही है, बहुत बड़े दोस्तों। तो भैया हमने सस्मिका लिंका को देख लिया, उड़ीसा है ना, और इनको मिला है ये फॉरेस्ट रेंजर। भैया ये उड़ीसा से। कृतिकरंद को याद रखिए, इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 मिला है। ठीक है, कृतिकरंद को वाइल्ड इनोवेटर मतलब कुछ नया ढूंढ के निकाला होगा इन्होंने। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आपको मालूम है ना किसने टॉप किया था, वो दूर था जो गैप में था, आइसलैंड ने टॉप किया था। हमारा 140 स्थान था, आपको तो पता ही है। लास्ट इसमें अफगानिस्तान आता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया ना जेंडर पार्क कहां बनाया था, केरला में, आपको पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, फायर पार्क कहां है, अभी भुवनेश्वर में, ये भी अभी मैंने आपको बता दिया, उड़ीसा। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से, और एक चीज और याद रखिए, केरला में ही सिर्फ जेंडर पार्क ही नहीं है, श्रमिक आंदोलन संग्रहालय बनाया गया है, म्यूजियम, श्रमिक आंदोलन मतलब समझ गए ना, लेबर मूवमेंट के हिसाब से। तो जो भी लेबर मूवमेंट जितने भी हुए होंगे उसका संग्रहालय जो केरला में आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों सिर्फ संग्रहालय की बात है तो एक और संग्रहालय बनाया गया, रामायण संग्रहालय, लेकिन यूपी में बनाया गया दोस्तों, है ना। यूपी में संग्रहालय कौन सा खोला गया, रामायण संग्रहालय। और याद रखिए दोस्तों, रामायण की ही ये जो झांकी थी, जो 26 जनवरी में आपने देखा ना, 26 जनवरी में कोई चीफ गेस्ट तो था नहीं, ये याद रखिएगा, इस बार के 26 जनवरी में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था, लेकिन झांकियां दिखाई गई थी वर्चुअल रूप से, आप टीवी में देख रहे थे उन्हें। और इसीलिए, और आपको मालूम है ना, हर 26 जनवरी में हम टॉप की एक झांकी को अवार्ड देते हैं। इस बार किसने टॉप किया है, इस बार यूपी की रामायण झांकी ने ही टॉप किया है, यूपी को ही मिला है रामायण नाम की इनकी झांकी के लिए। क्लियर दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं।
अभी भी दोस्तों मौलाना वहीउद्दीन खान का निधन हो गया है। अब आप ये क्यों याद रखोगे? मौलाना वहीउद्दीन खान दोस्तों वो हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है 2021 में, तो अभी भी मिला था और देखो अभी भी देहांत हो गया। लेकिन अब आपको पद्म विभूषण ये याद रखिए कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मैं बता रहा हूं क्यों हो गया। आपके सामने 3 बंदों के नाम लिखे, एक जिनका देहांत हो गया मौलाना वहीउद्दीन खान, इसके अलावा 2 बंदों का और नाम याद रखिए, एक शिंजो आबे और एक है SD बाला सुब्रमण्यम, इनको भी मिला है और टोटल 7 लोग को पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, उनमें से एक का देहांत हो चुका है। अब देखिए शिंजो आबे आपको मालूम है जापान के प्रधानमंत्री थे और जापान में सबसे लंबे समय तक के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं ये, और अभी ये हट गए हैं। अब कौन है वहां के प्रधानमंत्री? अब है वहां के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा अब जापान के प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक रहने वाले शिंजो आबे थे। इनको हमने पद्म विभूषण दिया 2021 का, और इनके साथ हमने एक और व्यक्ति को दिया SD बाला सुब्रमण्यम, और ऐसे करते हमने 7 लोगों को दिया है। समझ गए? SD बाला सुब्रमण्यम आप जानते हैं इनको, कबूतर जाजा जिनका गाना है, उनको भी मिला है पद्म विभूषण। ठीक है, टोटल 7 लोगों को मिला है और 3 के नाम तो आपके सामने लिखे हुए हैं, उनमें से एक का देहांत हो गया है। दोस्तों कजाकिस्तान आपको मालूम है कि अभी अभी इसने जो है मौत पर रोक लगा दिया। अब इनके यहां मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, मृत्यु बिल्कुल समाप्त कर दी इन दोनों ने। ठीक है, कजाकिस्तान के बारे में इतना याद रखिए कि इनकी पहले जो राजधानी थी वो अस्ताना हुआ करती थी, अब इनकी राजधानी जो है वो नूर सुल्तान होती है। ठीक है, और कजाकिस्तान दोस्तों इस दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री, मतलब इसके हर तरफ सिर्फ आपको लैंड ही लैंड मिलने वाले हैं, ये किसी भी पानी या समुद्र से टच नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं पर स्विट्जरलैंड दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना नकाब और बुर्के पे इन्होंने रोक लगा दी है स्विट्जरलैंड ने, है ना। और इसी में तो जेनेवा है, जेनेवा में ही तो हेडक्वार्टर है WTO का भी और WHO का भी, है ना। टेड्रोस जी उसके अध्यक्ष हैं, और WTO की कौन बनी है? पहली महिला, पहली अफ्रीकन कौन? नाकोजी इंकोजी वेला। क्लियर के बाद फिर दोस्तों वेनेजुएला को भी याद रखिए, क्योंकि वेनेजुएला ने क्या किया दोस्तों, नोट छाप छाप करके इसने सोचा कि हम महंगाई को कम करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, कभी भी नोट छाप करके महंगाई कम नहीं की जा सकती, इस बात को ध्यान रखिए। अभी अभी आपने देखा RRB की मॉनेटरी पॉलिसी आई, शक्तिकांत दास जी जो हमारे अभी भी 25वें गवर्नर हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए कि RBI में 1 गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। माइकल राजेश्वर, रविशंकर, ऐसे करते हुए, और एक और है मुकेश, ऐसे करके 4 वहां पर डिप्टी गवर्नर है, जिनके नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको शॉर्ट में को थोड़ा सा बता दिया है। ठीक है, तो RBI क्या करती है दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा लाती है। मॉनेटरी पॉलिसी को आपने देखा है कि कभी वो छिड़ती नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब भी ये कैसे कंट्रोल करते हैं भाई, बनी बात है, महंगाई कैसे बढ़ती है दोस्तों, जब पब्लिक के पास आप पैसा दे दोगे ना, पब्लिक के पास पैसा कैसे आ जाएगा दोस्तों, पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा जब वो बैंक से लोन ले लेगी, समझ गया ना। और लोन वो क्यों ले लेगी? क्योंकि उसको इंटरेस्ट कम लौटाना होगा, तो समझ गया ना। और जो इंटरेस्ट आप लौटाते हो ना, जो कस्टमर लौटाता है, उसे बेस रेट कहा जाता है। उस ब्याज का नाम क्या होता है? बेस रेट होता है। तो जब बेस रेट कम रहेगा तो बनी बात है आप लोन ज्यादा लोगे, जब आपके जेब में पैसे खूब रहेंगे तब आप क्या करोगे दोस्तों, आप जो भी सामान होगा उसका मोल भाव कभी करोगे? नहीं करोगे। तो दुकान वाला आपको बोल देगा कि हाँ भैया इतने दाम का, तो आपकी जेब में लिक्विडिटी है ना, लिक्विडिटी तरलता कैश है, तो आप तुरंत बोल दोगे हाँ भाई इतने में दे दो। अब उसने देखा कि इसने तो इतने में ले लिया, तो वो उतना ही दाम उसका रख देगा, समझ गए। तो मान लो अगर वो 90 रुपए का था तो आपको 110 बताया, अब आपके जेब में पैसा बोल रहा था तो आपने 110 में ले लिया, उसने दाम ही फिर सेट कर दिया 110, तो फिर सबने 110 में लेना शुरू कर दिया, तो 90 रुपए की चीज अब 110 में बिक रही है। तो क्या हुआ दोस्तों, महंगाई बढ़ गई। यानी क्या कि जब पब्लिक की जेब में पैसा रहता है ना, तो फिर वो दाम बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, समझ गए दोस्तों। और आपको मालूम है ना कि ये क्यों हुआ, क्योंकि बेस रेट कम देना था। अब देखिए बैंक जो होते हैं जितने भी SBI PNB हैं, ये भी तो भैया पैसा लेती हैं, किससे पैसा लेती हैं? RBI से लेती हैं। इसलिए तो हमारा बैंक SBI और PNB हो गया, और इनका बैंक कौन हो गया? RBI। इसलिए बैंकों का बैंक कहते हैं किसको? अपन RBI को कहते हैं। तो RBI भी तो इनको कर्जा देता, तो फिर SBI और PNB को भी तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज, जब कर्जा लिया है तो उसको कहते हैं रेपो रेट। बात समझ में आ गई? रेपो रेट कहते हैं, मतलब RBI ये कहती है SBI से कि भैया हमसे पैसा ले रहे हो, तो तुम जब ब्याज दोगे तो ये रहेगा, तो उस ब्याज का नाम क्या रहेगा? रेपो रेट रहेगा दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, आखिर ये RBI काम कैसे करती है? अब ये ऐसे कंट्रोल करेगी कि क्या करेगी कि RBI जो बैंकों, SBI PNB जैसे बैंक जो हैं जिनसे हम पब्लिक जाकर के सीधे पैसे लेती है, उनके लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, यानी उनको उनकी दर को बढ़ा देगी, जिनसे इंटरेस्ट में रेट उनका बढ़ा देगी। अब इनका रेट अगर बढ़ा दोगे, इनके ब्याज का रेट अगर बढ़ जाएगा, तो जब हम इनसे पैसा लेने जाएंगे SBI वगैरह से, तो भैया ये हमारे लिए ब्याज बढ़ा देंगे, और जब ये हमारे लिए ब्याज बढ़ा देंगे तो फिर हम क्या पैसे ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। मतलब जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो कम हो जाएगी, है ना। और जब पैसा वापस मार्केट में नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, तो जो चीजें महंगी हुई थी वो सस्ती हो जाएंगी। बात समझ में आ गई, है ना। तो इसीलिए रेपो रेट से, इस चाबी से ही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है महंगाई को कंट्रोल कम या ज्यादा कर सकता है, बिल्कुल कंट्रोल करता है उसको। बात समझ में आ गई, इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा वो आराम से कर सकता है। अगर वो रेपो रेट बढ़ा देगा तो पूरा पैसा जो है मार्केट से
से खिंच जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी लोगों के पास तरलता यानी लिक्विडिटी कैश है नहीं होगा तो चीजें सस्ती हो जाएंगी। और जब वो रेपो रेट को कम कर देगा तो फिर भैया जो एसबीआई है ये सब ज्यादा पैसे ले पाएंगे क्योंकि इनको इंटरेस्ट कम देना है। और जब इनके पास ज्यादा पैसा होगा तो ये हमको ज्यादा दे पाएंगे, और जब हमको ज्यादा क्यों, और हम क्यों ले लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम रहेगा। बात समझ में आ गई? तो पैसा ज्यादा आ गया मार्केट में। तो ये रेपो रेट इतनी बड़ी चीज होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो खैर ये तो बात हो गई उतनी सी। तो मैंने आपको बता दिया कि वेनेजुएला ने 10 लाख रुपए का नोट छापा है दोस्तों, है ना। इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इन्होंने क्या किया, करेंसी छाप छाप करके बस उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। और याद रखिए क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा हो गया तो करेंसी जो है वो वहां की वेनेजुएला की वो वॉलीबर है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी आपने देखा कि हमने डब्ल्यूटीओ की चीफ पढ़ा नाकोजी इंकोजी इवेला। इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत कर जाना नाओमी ओसाका से। नाओमी ओसाका दोस्तों टेनिस की महान खिलाड़ी है ना। अभी लॉन टेनिस की बात करें तो देखो दोस्तों, लॉन टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन, एक होता है फ्रेंच, एक होता है विंबलडन और एक होता है यूएसए। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो अभी अभी ऑस्ट्रेलिया हुआ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक मेल विनर होगा, एक फीमेल विनर होगी। तो जिसने मेल में जीत लिया उसका नाम है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया की खिलाड़ी है, और जिसने फीमेल कैटेगरी में जीत लिया उसका नाम है नाओमी ओसाका जो कि जापान की खिलाड़ी है। क्लियर होगी बात दोस्तों? बहुत बढ़िया। खिलाड़ियों की बात हुई दोस्तों, तो ये लॉन टेनिस थी। अब बात कर लेते हैं अपन टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस में दोस्तों मनिका बत्रा का नाम याद रखिए, इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी जीत लिया दोस्तों। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न जो आपको मालूम है कि 29 अगस्त को दिए जाते हैं, मैंने भी बता दिया। 29 अगस्त किसका बर्थडे दोस्तों? मेजर ध्यानचंद जी का है जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। ठीक है, उन्हीं के दिन को हम उन्हीं के बर्थडे को हम कैसे मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। उसी दिन हम राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोण पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार सारे देते हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न क्या कहना चाहिए, खेल में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, जिसमें 7.5 लाख रुपए की राशि मिलती है। और सब कुछ मिलता है कहां पर? ये राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। मनिका बत्रा को कंफ्यूज मत हो जाना मानसा वाराणसी से। मानसा वाराणसी मिस इंडिया 2020 है। और मिस यूनिवर्स कौन बनी है दोस्तों? मिस यूनिवर्स बनी है एंड्रियो। ये मिस इंडिया है 2020 की मानसा वाराणसी, और मिस यूनिवर्स बनी है 2000 अभी कौन बनी है? एंड्रियो बनी है। याद रखना उन महिला का नाम। आईपीएल की बात करते हैं दोस्तों, खेल की बात चल रही थी। आईपीएल का ये 14th संस्करण हो रहा है, वीवो इसको स्पॉन्सर कर रहा है। सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस हैं इस बार, और 6 बॉल पे 6 छक्के मारने वाले अभी पोलार्ड आपने देख लिया होगा। और 6 बॉल पे 6 छक्के मारने वाले कितने खिलाड़ी हो चुके हैं पूरे विश्व में? 3 खिलाड़ी हो चुके हैं। पहले थे हर्षल गिल जिन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, दूसरे थे हमारे युवराज सिंह, और तीसरे हैं किरण पोलार्ड 6 बॉल पे 6 छक्के मारने वाले। ठीक है दोस्तों। सबसे अगर T20 में देखो महिलाएं भी क्रिकेट खेलती हैं, तो महिलाओं में किसने सबसे तेज शतक मार दिया T20 फॉर्मेट में? तो वो मार दिया सोफी डिवाइन ने। और विराट कोहली को सभी जानते हैं भैया, T20 के फॉर्मेट में सबसे जल्दी 6000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, विराट कोहली जी। चलिए भाई आगे देखते हैं। पोलार्ड का आपको मैंने बता ही दिया भैया, है ना। ऋषभ पंत दोस्तों, देखो आईसीसी ने, है ना, आईसीसी जो कि 1909 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, और इसके जो चीफ हैं वो ग्रेग बर्कले हैं। याद रखेंगे आईसीसी का। और आईसीसी के तर्ज पे ही हमारे यहाँ बीसीसीआई बना हुआ है। 1928 में ये बना था। इसके जो चीफ हैं, हेड हैं, वो सौरव गांगुली हैं, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव शुक्ला जी हैं। ठीक है दोस्तों। तो आईसीसी ने क्या किया दोस्तों, अभी क्रिकेटर ऑफ द मंथ शुरू किया है, अभी जनवरी में ही। तो जनवरी में शुरू किया, तो जनवरी का किसको दिया? उसको दिया था ऋषभ पंत को। ठीक है। और फिर फरवरी को किसका दिया? फरवरी को दिया था भैया आर अश्विन को। और आर अश्विन के नाम पे एक भैया रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है, टेस्ट मैच में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। फिर मार्च का दिया गया था भुवनेश्वर कुमार को, और अभी अप्रैल का दिया गया है भैया किसको? आजम को। और आजम पाकिस्तानी खिलाड़ी है, मतलब 3 शुरू के हमको मिले और अप्रैल का किसको मिल गया है? आजम को, जो कि वहां के हैं। विराट कोहली 6000 रन पूरे करने वाले T20 में सबसे जल्दी इनको मिला है भैया डिकेड का, यानी पूरे दशक का अवार्ड मिल चुका है। क्या है उसका नाम? बिस्डन क्रिकेटर अल मानिक, है ना। ये क्रिकेटर ऑफ द डिकेड चुने गए हैं। ये चंद्रा नायडू का नाम याद रखिए दोस्तों, ये एक महिला है, इनका निधन हो चुका है, और ये पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। ठीक है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके मोदी स्टेडियम रख दिया गया है, ये तो आपको पता ही होगा। और महमूद गजनवी ने 17 बार जिस मंदिर को लूटा उसका नाम है क्या दोस्तों? सोमनाथ मंदिर। उसका जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन अब किसको बनाया गया है? मोदी जी को ही बनाया गया है। वो ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो उस ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं। इससे पहले अगर कोई प्रधानमंत्री उस ट्रस्ट का चेयरमैन बना था तो वो मोरारजी देसाई जी थे। तो ये भी याद रखना, वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं। कौन? मोदी जी। और पहले कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे। ठीक है। स्टेडियम की बात हुई दोस्तों, तो याद रखिए उड़ीसा का मैंने बता दिया, राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है वो बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है। और यही नहीं है दोस्तों, एक और हॉकी स्टेडियम याद रखिए, कौन सा? आपका एक मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम है, और उसका नाम बदल करके रख दिया जा रहा है किसके नाम पर? बलजीत
बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर। बलवीर सिंह सीनियर ध्यानचंद जी के साथ खेलते थे, है ना। इन्होंने 1948 के ओलंपिक में कमाल दिखाया, 1952 के, 1956 के, और 1952 में फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ खेलते वक्त तो बलवीर सिंह सीनियर ने 5 गोल मारे थे, जो आज तक ओलंपिक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसलिए मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके बलवीर सिंह स्टेडियम करा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे, पहला मुलग मेडल जिसको मिला वो अजिंक्य रहाणे हमारे क्रिकेटर है। कोनेरू हम्पी का नाम याद रखिए, इनको बीबीसी सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी चुना गया, और ये क्या है, ये चेस के खिलाड़ी हैं, इनकी ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जैसा हम 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, उस तरह से हम 11 मई को टेक्निकल डे मनाते हैं, नेशनल टेक्निकल डे। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस दिन हमने जो है परीक्षण किए थे। काय का परीक्षण किया था हमने? इस दिन हमने जो है अपने परमाणु परीक्षण किए थे। 11 मई को ही किए, दो किए, दोनों 11 मई को ही हुए। एक बार 11 मई 1974 को हुआ, एक बार 11 मई 1998 को हुआ। जब 11 मई 1974 को तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था बुद्ध मुस्कुराए। और जब हमने 1998 में किया तो हमारे प्रधानमंत्री थे आपके क्या कहना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, जिनके 25 दिसंबर जिनका बर्थडे है, और हम उसे सुशासन दिवस के नाम पर मनाते भी हैं। तो उनके टाइम पे जब हमने परमाणु परीक्षण किया तो हमने नाम रखा था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। अब देखिए, आईसीसी के मैंने आपको बता दिया कि 1909 में बना था, बीसीसीआई 1928 में बना था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई वानखेड़े में है, और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी के हेड हैं ग्रेग बारकले, और इसके हेड है सौरभ गांगुली, और इसके उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला। तो इन्होंने भैया ये देख लिया ना, बाबर आजम पाकिस्तान अप्रैल मंथ का चुन लिया, बाकी 3 मंथ के आपको पता ही है। चलिए आगे चलते फटाफट से दोस्तों। नेत्रा कुम्मनन टोक्यो ओलंपिक, पहली बात तो याद रखिए, टोक्यो ओलंपिक उसका नाम 2020 है, हो वो 2021 में रहा है, उसका नाम ये नहीं होगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 नहीं कहोगे आप उसे क्या कहोगे? टोक्यो ओलंपिक 2020। बस कोरोना की वजह से शिफ्ट कर दिया गया था 2021 में। तो अगला वाला कब होने वाला है ना? तो गलती मत ना, अगर आप उसे 21 कह दोगे तो इसका मतलब 4 साल आप जोड़ोगे तो 25 में करवाओगे अगला ओलंपिक, जबकि अगला ओलंपिक 2024 में ही होना है। मतलब 2020 ही कहोगे आप इस ओलंपिक को ही। तो अगला जो 2024 का ओलंपिक है वो पेरिस में होगा, और 2028 का ओलंपिक जो है लॉस एंजलिस में होगा। और लॉस एंजलिस वाला आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिकेट इंक्लूड किया जा रहा है, और पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम भाग लेने जा रही है किसमें? लॉस एंजलिस वाले में। क्लियर है दोस्तों, जो होगा। तो भैया टोक्यो ओलंपिक में क्या खास है? नेत्रा कुम्मनन कौन है दोस्तों? ये हमारी पहली महिला नाविक हैं जिन्होंने पहली भारतीय महिला नाविक जिसने क्वालिफाई कर लिया है टोक्यो ओलंपिक में। नेत्रा कुम्मनन नाम याद रख लेना। थॉमस बाक दोस्तों, क्योंकि ओलंपिक की बात हो रही तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाक हैं। ये पहले भी थे, ये दोबारा चुन लिए गए हैं। आईसीसी के ग्रेग बारकले हैं, और आईओसी के थॉमस बाक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कहीं पर भी। सेबी, सिक्योरिटी एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, आपको मालूम है ना, ये हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट को, शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, रेगुलेशन वाली अथॉरिटी है। इसके जो चीफ हैं वो अजय त्यागी हैं। और सिडबी जो है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके एस रमन है। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना है, और वो 48 नंबर के हैं, 47 नंबर के, यानी कि उनसे पहले कौन थे? उनसे पहले थे अजय बोबड़े, अरविंद बोबड़े साहब, ठीक है। और आपको कैग मालूम है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है? सोमा वर्मन राय, मैंने बता दिया आपको सब कुछ, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, जो कि आपको मालूम है ना, मुख्य आर्थिक सलाहकार ही जारी करता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में दोस्तों क्या होता है कि एक ये जो चलता हुआ साल है, एक तो इसका रहेगा जीडीपी बताया जाएगा, और एक आने वाले साल का जीडीपी बताया जाता है। तो अभी 2020-21 का जो बताया जा रहा है वो क्या है दोस्तों? 2020-21 का -7.7, और 2021-22 का क्या बताया जा रहा है? 11%। समझ गए? तो याद रखिए कौन जारी करता है इसको? मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो कि हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इसको याद रखेंगे। और हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? विजय राघवन, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और बस इतना ही, ठीक है। और कौन है? हमारे आरटीआई है ना, जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिंह जी हैं, आपको पता ही होगा सब कुछ, बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए टीका की बात कर ले दोस्तों। टीकाकरण स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी 2021 से, सबसे पहले लगा था मनीष कुमार जी को। फिर हमने टीका उत्सव भी मनाया 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में। अब आप पूछो कि क्यों मनाया सर इसी में? क्योंकि 11 अप्रैल को मनाते हैं ज्योतिबा फुले का जन्मदिन, और 14 अप्रैल को मनाते हैं भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। भैया पंजाब के ब्रांड एम्बेसडर, टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर जो बने, कोरोना टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। सोनू सूद का एक इनकी एक किताब का नाम याद रखिएगा, आई एम नॉट अ मसीहा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से काम किए थे, तो काफी सारी चीजें इनके लिए हो रही थी। भैया सुनील अरोड़ा जी की बात करें दोस्तों, तो ये क्या कहना चाहिए, भैया सीईसी थे, इलेक्शन कमिश्नर थे, अब ये गोवा के गवर्नर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते दोस्तों। यूएसए में जो कॉलोनियल पाइपलाइन थी, एलपीजी और फ्यूल सप्लाई करती थी, उसको दोस्तों रैंसमवेयर, उसमें अटैक हुआ, उसको हैक कर लिया गया, और इसको ध्यान में रखते हुए यूएसए को इमरजेंसी तक वहां पे लगानी पड़ गई। तो कभी पूछ सकता है कि यूएसए ने कहां इमरजेंसी लगाई थी और क्यों लगाई थी? क्योंकि रैंसमवेयर अटैक हो गया था, है ना। ये एक तरह से मतलब सामने वाले को हानि पहुंचाने के लिए हैकर का काम होता है दोस्तों, ठीक है। एक आप और याद रखिए, रैंसमवेयर में जो अटैक हुआ था WannaCry, है ना, WannaCry नाम का एक अटैक हुआ था, उसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलो आगे चलते फटाफट से। भैया आ जाते हैं आप कुछ फिल्म के अवार्ड पर। जैसे भैया न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल,
न्यूयॉर्क का है, मतलब अमेरिका में हुआ था। तो एक फिल्म है जिसमें अनुपम खेर एक्टिंग कर रहे हैं, ये एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे। तो इस शॉर्ट फिल्म के लिए अनुपम खेर जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया है नेशनल न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। याद रखना, हैप्पी बर्थडे में अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर दिया न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। इरफान खान भैया जो कि अब नहीं है हमारे बीच में, इनको जो अवार्ड मिला है वो है फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया गया है इनको, ठीक है। और वहीं पर मनोज वाजपेयी जो कि फैमिली मैन, द फैमिली उनकी जो सीरीज चलती है, वेब सीरीज है ना, उसको देखना, अमेजन प्राइम वगैरह में आती है। और धनुष जो है ये रजनीकांत जी के दामाद हैं। तो मनोज वाजपेयी और धनुष जी को साथ में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय फिल्म का बेस्ट एक्टर अवार्ड इनको दिया गया है। याद रखेंगे इस बात को भैया। अब देख लो, मैक्सिको जो अमेरिका में आता है और मेघालय जो कि इंडिया में आता है, ठीक है। यानी आसान भाषा में दोनों में दोस्तों हुआ क्या है कि हमें डायनासोर के अवशेष मिले हैं, ठीक है। हमें जो हमारा मेघालय है ना, हमारे मेघालय में 10 करोड़ साल पुराना अवशेष मिला है डायनासोर का, और मैक्सिको में मिला 7.5 साल पुराना डायनासोर का अवशेष। तो जो हमारे यहां मिला 10 करोड़ साल पुराना वो अवशेष है सोरीपोर डायनासोर का, और जो मैक्सिको में मिला 7.5 साल पुराना वो है टीरलेटोलोपस डायनासोर का, ठीक है दोस्तों। भैया 69th मिस यूनिवर्स किसको बनाया गया? एंड्रिया को। अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया था, मनसा वाराणसी हमारी मिस इंडिया है और ये मिस यूनिवर्स है एंड्रिया मेजा, ठीक है। व्हाइट हाउस में, ये भी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार किसको नियुक्त किया है? जो बाइडेन ने नियुक्त किया है, नीरा टंडन ने, जो कि भारतीय मूल की, इसलिए याद रख लेना व्हाइट हाउस में। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ये किताब, इसमें बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी है। ये बुक किसने लिख दी दोस्तों? रस्किन बॉन्ड ने। सारी बड़ी बड़ी प्यारी स्टोरीज को उसमें इकट्ठा कर दिया। क्या नाम है इसका? ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन बाय रस्किन बॉन्ड। भैया अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार ये किसको मिला दोस्तों? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। चलिए आगे चलते हैं इसी में। महाराष्ट्र में दोस्तों जो हमारे उद्धव ठाकरे सीएम हैं, उनके जो छोटे बेटे हैं तेजस ठाकरे, उन्होंने मछली की एक नई प्रजाति ढूंढ दी है, उसका नाम है सिस्टूरा हिरण्यकेशी। और इसी तरह से तमिलनाडु में एक नई सांप की प्रजाति खोजी गई है और उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है जाइलोफिस दीपकी। अब ये जाइलोफिस दीपकी क्यों रखा गया? क्योंकि इसको ढूंढा है दीपक वीरप्पन ने, है ना, दीपक वीरप्पन ने ढूंढा है, तो उनके नाम पर उसको रखा गया। तो याद रखना, सांप की नई प्रजाति तमिलनाडु में और मछली की नई प्रजाति महाराष्ट्र में तेजस ठाकरे के द्वारा। क्लियर होगी बात दोस्तों। और तेजस नाम का हमारा एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी है दोस्तों, जिसमें हमने पाइथन 5 मिसाइल जो कि इजराइल से आई है उसको टेस्ट तक किया है, ठीक है। तेजस कहां है? डीआरडीओ की बनाई हुई अपनी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब हेलीकॉप्टर की तरह नीचे मिसाइल लगाई गई है। तो वो मिसाइल का नाम क्या है? पाइथन 5। पाइथन 5 मिसाइल किसने दी? हमें इजराइल ने दी, है ना। वही इजराइल जो है मध्य प्रदेश से 17 गुना छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है। आपने देख ही लिया होगा, फिलिस्तीन में भी मचा के रख दिया उसने, है ना। क्योंकि देखो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में चल रहा है। देखिए फिलिस्तीन के पास 2 एरिया है वहां पे, एक गाजा पट्टी है और एक वेस्ट बैंक है। गाजा पट्टी जो है फिलिस्तीनियों का, वहां पर हमास रहते हैं और हमास को जो इजराइल लोग हैं वो इजरायली वाले हमास को आतंकवादी संगठन समझते हैं। तो ये सब कुछ अल अक्सा मस्जिद जो कि इजराइल में पड़ता है, जेरूसलम में, वहां से शुरू होता है ना। वहां पर ये सबकी वजह से तो हमास ने आक्रमण कर दिया था। तो इजराइल के पास तो आयरन डोम है, तो उनके ऊपर तो मिसाइल गिरी नहीं सकती थी क्योंकि आयरन डोम तो हवा में मिसाइल को मार देती है। लेकिन हमास के पास तो नहीं है, यानी गाजा पट्टी के पास। तो इजराइल अब पूरी तरीके से उसको खत्म करने में लगा हुआ है, ये आपने देख लिया होगा। तो अलग सा मस्जिद याद रखिएगा, जेरूसलम में पड़ती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए महाराष्ट्र में अंबोली है जो कि जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यूपी में दोस्तों अशफाक उल्लाह खान जो प्राणी उद्यान है गोरखपुर में, उसका उद्घाटन किया गया है और यूपी को ही ई पंचायत 2021 का पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे, ठीक है। क्या दिया गया इनको? ई पंचायत 2021 का पुरस्कार। गाजियाबाद दोस्तों सबसे मालूम है आपको, सबसे गंदी सिटी है गाजियाबाद, और इसने ही भैया जारी किया है ग्रीन म्युनिसिपल बोर्ड, है ना। ग्रीन म्युनिसिपल बोर्ड इसने जारी कर दिया है। असम में दोस्तों याद रखिए, देखिए असम में अभी सर्बानंद सोनोवाल वहां के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन अब वो हट गए हैं। अब कौन बन गए हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। लेकिन इनको शपथ किसने दिलाई? हेमंत बिस्वा शर्मा को इनको दिलाई शपथ वहां के राज्यपाल, और राज्यपाल कौन है दोस्तों? आपके जगदीश मुखी जी हैं, ठीक है। और याद रखिए असम के ही एक और पूर्व सीएम थे, उनका नाम था भूमिंदर वर्मन, इनका निधन हो गया। तो 3 सीएम के नाम याद रखेंगे आप वहां पर। भैया देखो वाइटली अवार्ड जिसको हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, मतलब ये हरियाली में, यानी किसी को संरक्षण करने में, या आप कोई भी चीज संरक्षित कर दो, तो ये पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन को ये मिला है ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाला व्हिटली अवार्ड, है ना। पहली बार किसी इंडियन को मिला है, और वो इंडियन कहाँ के? नागालैंड के हैं। नागालैंड में उनका नाम क्या है दोस्तों? नुक्लू फोम है। और किस लिए मिला है दोस्तों? किसको संरक्षित कर दिया? एक पक्षी जिसका नाम है आमुर फाल्कन। फाल्कन प्रजाति का ये पक्षी अमूर फाल्कन, ये चाइना से उड़ता है और फिर इंडिया में नागालैंड में बैठता है। तो इसको वहां पे वो संरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे, बचा रहे थे।
और फिर इंडिया से उड़ते हुए फिर ये अफ्रीका चला जाता है, समझ गए। तो उसी को बचाने में बहुत अहम रोल किया है नुक्लू फोम ने, ठीक है। और देखो क्योंकि वो नागालैंड में आती है इसीलिए नागालैंड को कहते हैं फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का फैल्कन कैपिटल उसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो आमुर फाल्कन है वहां पे। नेपाल में दोस्तों लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए केपी शर्मा ओली, है ना, इन्हें 1 महीने में विश्वास मत दिलाना पड़ेगा। ये तो उनकी किस्मत थी, पार्टी हट गिर चुकी थी, लेकिन क्या हुआ कि जो सामने वाली पार्टी थी, जो विपरीत पार्टी है, वो भी अपना बहुमत नहीं दिखा पाई, तो इनको 1 महीने का वक्त मिला हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है वहां पर। भैया इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन एनर्जी अवार्ड जारी किया जाता है। ये किसको मिला दोस्तों? इरिडा को मिला है। इरिडा का मतलब होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अभी अभी एक मिशन हौसला चल रहा है और ये उत्तराखंड में चल रहा है। तीरथ सिंह रावत जहां के सीएम भी हैं, ठीक है। और ये क्यों चल रहा है दोस्तों मिशन हौसला? ये कोविड-19 के पेशेंट के लिए, ताकि बेड और ऑक्सीजन सब कुछ उपलब्ध कराया जा सके बहुत जल्दी जल्दी, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अलग सा मस्जिद मैंने आपको बता दिया, इजराइल की जेरूसलम में आती है, क्या मामला है सब आपने समझ लिया। मैं आपको कुछ साइक्लोन बताना चाहता हूं। देखो एक चीज आप साइक्लोन के बारे में याद रख लो कि इसमें लो प्रेशर बनता है ना, निम्न वायुदाब क्रिएट होता है। जहां पर भी निम्न वायुदाब बनता है वहां बारिश होती ही होती है। तो 2020 में भी 2 तूफान आए थे, 2 साइक्लोन आए थे, और 2021 में भी आए। अपन दोनों पे बात कर लेते हैं। 2020 में जो तूफान आए, देखो ये है भारत, तो भारत का ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। जब 2020 की बात कर रहा हूं मैं, तो पश्चिमी घाट में जो 2020 में आया था साइक्लोन, वो निसर्ग था, है ना। बांग्लादेश ने इसका नाम निसर्ग रखा था, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किसने क्या नाम रखा था। निसर्ग जो पश्चिमी घाट से टकराया था 2020 में, उसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। और फिर 2020 में जब एक और साइक्लोन आया अम्फान नाम का, तो उसका नाम थाईलैंड ने रखा था, अम्फान, है ना, इनका नाम रखा जाता है। फिर 2021 में 2 तूफान आया, अभी तौकाते आया था पश्चिमी घाट में, है ना, उसका नाम म्यांमार ने रखा था। तौकाते मतलब जानते दोस्तों क्या होता है? बहुत तेज आवाज करना, ऐसी छिपकली जो बहुत आवाज करती है, आवाज करती हुई छिपकली, ऐसा इसका मतलब होता है। और अभी यास आया था, आपने देखा, वो पूर्वी घाट में टकराया है, ठीक है। तो ये 2021 में तौकाते और यास आए थे, और 2020 में निसर्ग और अम्फान आए थे। ये लो प्रेशर क्रिएट करते हैं जहां से बारिश होना शुरू हो जाती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भैया स्पेस एक्स, भाई इलॉन मस्क की कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। ये रॉकेट और ये मतलब अंतरिक्ष के उसमें संशोधन में काम करती है। और उनकी एक और कंपनी का नाम है टेस्ला, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है, आपने देख ही लिया होगा, है ना, ऑटोमेटिक गाड़ियां बनाने में लगी हुई है। तो भैया स्पेस एक्स उनकी कंपनी का नाम है, इलॉन मस्क की। इन्होंने क्या किया दोस्तों, डॉग 1 करके 2020 में, डॉग 1 मिशन इनका चल रहा है, 2020 तक ये लॉन्च कर देंगे चंद्रमा पर। और उसमें डॉग कॉइन को है, डॉग कॉइन को क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये डॉग कॉइन को पेमेंट के लिए एक नया क्रिप्टो करेंसी के रूप में जारी करना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसे आपने बिटकॉइन सुनी होगी, ये डिजिटल करेंसियां होती हैं, इन सबको क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। इसी में एक थी बिटकॉइन और अब है आपके सामने डॉग कॉइन। बिटकॉइन को बिल्कुल नकार दिया, इलॉन मस्क ने साफ साफ कह दिया कि हम बिटकॉइन को नहीं मानते, चाइना भी नहीं मानता, तो बिटकॉइन गिर रहा है। और इसलिए आप देखना कि इंडिया में भी वो चीज बंद हो रही है। अब क्या नया आ रहा भैया? डॉग कॉइन नया आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसी को जारी करने के लिए, इसको नया क्रिप्टो करेंसी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक मिशन इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने लॉन्च कर दिया चंद्रमा पर, ठीक है दोस्तों। ताहिरा कुतुबुद्दीन फीमेल, ये जो है ताहिरा कुतुबुद्दीन, ये फीमेल, इनका नाम याद रखिए, क्योंकि इनको 15वां शेख जायद पुरस्कार मिला दोस्तों। और शेख जायद पुरस्कार कुछ ऐसे ही नहीं होता दोस्तों, ये जो अरब देश है ना जितने भी, उनका नोबेल प्राइज कहते हैं हम इसको। और ये बुक के लिए मिलता है। तो इन्होंने, ताहिरा कुतुबुद्दीन ने कौन सी किताब लिख दी है? उस किताब का नाम है अरबी ओरेशन, अरबी ओरेशन। और नीचे आप देखो जरा ध्यान से, मे फ्लावर 400 क्या है, आपसे पूछ लिया जाए ये क्या चीज है मे फ्लावर 400, तो ये याद रखना दोस्तों, मानव रहित पोत है ये, है ना। और ये जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, जो कि इंग्लिश के अल्फाबेट एस की तरह दिखता है, तो उसको पूरा पार करेगा। ये पूरा पार करने का इसने जिम्मेदारी लिया, किसने? हमारे मे फ्लावर 400 ने। तो मे फ्लावर 400 एक मानव रहित पोत है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जाइलोफिस द्वीप की सांप की प्रजाति तमिलनाडु, दीपक वीरप्पन। सिस्टूरा हिरण्यकेशी, समझ गए आप, मछली की प्रजाति तेजस ठाकरे के द्वारा। चलिए आगे चलते दोस्तों फटाफट से। भैया ये देखो, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अब ये माइग्रेशन मतलब क्या है दोस्तों? देखिए क्या होता है कि सारे देश में कुछ ना कुछ जो है लोग, जैसे भारत से भी जाते हैं लोग, अमेरिका में बसते हैं, इंग्लैंड में बसते हैं, नौकरी करते हैं वहां पर। अब जब वहां नौकरी करते हैं तो फिर कुछ पैसे तो भारत भी भेजेंगे, है ना। ऐसे ही हर देश के लोग जाते हैं कहीं ना कहीं बाहर काम करने। तो जितने भी देशों के लोग बाहर गए हैं, उनमें से भारतीय ही सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने ज्यादा पैसे भारत भेजे हैं, बस ये उसी बात की रिपोर्ट है। और इसीलिए देखो इसमें इंडिया ने टॉप कर दिया, मतलब हमारे भारतीय जो बाहर काम करते हैं वो इंडिया में ज्यादा पैसे देते हैं किसी भी और दूसरे देशों के कंपैरिजन में, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो अब ये याद रखिए कि वर्ल्ड बैंक, जो ये वर्ल्ड बैंक है ना दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, और वॉशिंगटन डीसी में ही एक और का है अपने आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें जुड़वा बहनें कहा जाता है, याद रखेंगे। जुड़वा बहनें किसे कहते हैं? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को, दोनों के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है,
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और याद रखिए आईएमएफ का अभी 190वां कंट्री जो बना है, 190th मेंबर जिसने जो उससे जुड़ा है, वो अंडोरा नाम का देश है। ठीक है दोस्तों, अभी तो आपको मालूम हो गया मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मैंने बता दिया था, इसका नाम बदल क्या कर दिया गया, बलबीर सिंह सीनियर। याद है 3 ओलंपिक 1948, 52, 56, 1952 में इन्होंने 5 गोल मार दिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, ये बदला नहीं गया है। सुबोध कुमार जायसवाल जो है ये नए सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं। सीबीआई के डायरेक्टर इससे पहले कौन थे, ये थे ऋषि कुमार शुक्ला, अब बन गए सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इस बात को। भैया राजस्थान देखो दोस्तों, 2 योजनाएं इसमें चली हैं, कुसुम योजना और चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना कुछ नहीं दोस्तों, जो भारत सरकार का एक जो अभियान चल रहा था स्वास्थ्य बीमा योजना, तो स्वास्थ्य बीमा योजना से पूरे राजस्थान के एक एक मेंबर को जोड़ने का ये चिरंजीवी ने बिल्कुल ठान लिया कि हम तो सबसे को जोड़ देंगे भैया, सबको जोड़ेंगे हम, ये इन्होंने कह दिया। तो बस चिरंजीवी योजना सबको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने वाला, तो ये एकमात्र ऐसा राज्य बन गया जिसने सबको बिल्कुल सबको गारंटी दी है स्वास्थ्य की, ऐसा वाला है ये। ठीक है, और कुसुम योजना के तहत क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें ऊर्जा संयंत्र यानी कि एनर्जी प्लांट लगाए जा रहे हैं कृषि आधारित। ठीक है, तो याद रखेंगे कुसुम योजना कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र से जुड़ा हुआ है, और चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, द लिविंग माउंटेन, ये अमिताभ घोष की किताब है दोस्तों, इसमें ये बताया गया कि किस तरह से हमने पर्यावरण का दोहन किया, इसको बर्बाद किया है, ये तो याद रखेंगे द लिविंग माउंटेन। एक और किताब है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना की है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। फिर से रिपीट करता हूं, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ दिन याद रखिए, जैसे 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, 12 जनवरी को हम युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, युवा दिवस किसके नाम पे मनाते हैं दोस्तों, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। और 23 जनवरी को हम मनाते हैं दोस्तों पराक्रम दिवस, है ना। ये जो 23 जनवरी है ये कोई और नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को हमने पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। याद रखना, युवा दिवस हम स्वामी विवेकानंद के दिवस को मनाते हैं 12 जनवरी, और पराक्रम दिवस हम नेताजी के बर्थडे को मनाते हैं 23 जनवरी। और इतना ही नहीं दोस्तों, इतना मानते हैं हम उनको कि हमने जो हावड़ा कालका मेल है ना हमारी ट्रेन, उसका नाम तक बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। क्या है, हावड़ा कालका मेल का नाम अब क्या हो चुका है, नेताजी एक्सप्रेस। और इतना ही नहीं, अंडमान निकोबार में एक रोश आइलैंड था, उसका नाम बदल करके बोस आइलैंड कर दिया। और अंडमान निकोबार में एक हैवॉक आइलैंड था, उसका नाम बदल कर हमने स्वराज द्वीप कर दिया। आप देख रहे हो जितने नाम बदले गए सारे मैंने आपके सामने लिख दिए। अब इतना मालगाड़ी की, ये क्या कहते हैं, अब गाड़ियों की बात हुई ट्रेन की, तो याद रखिए हावड़ा कालका मेल तो अब नेताजी एक्सप्रेस बन गई। एक वासुकी है, वासुकी क्या दोस्तों, ये मालगाड़ी है, और ये 3.5 किलोमीटर पूरे देश की सबसे लंबी मालगाड़ी है दोस्तों। 3.5 किलोमीटर की गाड़ी, मतलब एक बार खड़ी होगी तो 3.5 किलोमीटर तक आपको बिल्कुल मिलती चली जाएगी। ऐसे याद रखिए, क्या ये पहली है, नहीं, इससे पहले जो थी वो शेषनाग थी, लेकिन अब जो सबसे लंबी है वो वासुकी नाम की है। ठीक है, चलिए दोस्तों याद रखिए एंडी जेसी कौन है। एंडी जेसी जो है भैया ये अमेजन के नए सीईओ बन गए हैं। पहले जेफ बेजोस थे जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, और तो अब जेफ बेजोस कहां चले जाएंगे, अभी जेफ बेजोस जो है ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे। ठीक है, अमर्त्य सेन का नाम याद रखिए दोस्तों। अमर्त्य सेन कौन है, अमर्त्य सेन हमारे इकोनॉमिस्ट है इंडिया के। इनको 1998 में नोबेल का प्राइज नोबेल मिला इकोनॉमी में इनको नोबेल प्राइज मिला, और फिर इनको 1999 में हमने भारत रत्न से भी नवाजा। क्यों दिया इतना सब कुछ, क्योंकि जो इनकी इकोनॉमी थी ना उसमें ये ध्यान रखा गया था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए ये ऐसे इकोनॉमिस्ट थे कि इनको नोबेल प्राइज भी देना पड़ा और भारत रत्न भी इनको नवाजा गया। अभी क्या हुआ दोस्तों, अभी इनको मिला है प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड, जो कि स्पेन का एक अवार्ड है, याद रखेंगे प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड ये मिला है हमारे अमर्त्य सेन जी को। ठीक है, बशर अल असद दोस्तों सीरिया के ये राष्ट्रपति थे, और इन्होंने अभी ढोंगी तरीके से फिर से चुनाव करवाए और दोबारा से राष्ट्रपति बन गए। अब आप बताओ, इनके विरोधी को 4% वोट मिले, इनको खुद को 96% वोट मिले, तो कहीं से लग रहा है आपको कि ये कुछ सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, समझ गए। तो बन चुके हैं, याद रखिए सीरिया के हैं ये राष्ट्रपति, और इनकी कैपिटल जो है वो दमिश्क है, और भूमध्य सागर में ये कंट्री पड़ती है। क्लियर है दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे चलते दोस्तों, देखो हिसार चंडीगढ़, हिसार से चंडीगढ़ के बीच में भारत की पहली एयर टैक्सी, नीचे नहीं हवा में चलेगी, 1750 रुपए का किराया पड़ेगा आपको। ठीक है, तो याद रखेंगे हिसार और चंडीगढ़ के बीच में पहली एयर टैक्सी चलने वाली है। मुंबई से विशाखापट्टनम, आपको मालूम है ना अभी कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो पूछ लिया जाएगा कि पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां चली। तो याद रखिएगा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली मुंबई से विशाखापट्टनम, फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस। फिर दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस जो है, ये रोड है दोस्तों, जो दिल्ली से मेरठ आती है ना जो रोड, उस रोड को 14 लेन का रोड कर रहे हैं, और ये देश का पहला 14 लेन वाला रोड है, याद रखेंगे। ठीक है, काजा कलास का नाम याद रखिए, क्योंकि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। एस्टोनिया जो देश है एस्टोनिया, उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास है। और भैया वहीं याद रखिए मिगेल डियाज कैनल का, इनका नाम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, वो काजा कलास एस्टोनिया की है, मिगेल डियाज कैनल ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं क्यूबा के। ठीक है, आत्मनिर्भरता जो है ये ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, हिमा कोहली कौन है दोस्तों, ये जो हमारा तेलंगाना है वहां की पहली महिला
मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? कौन? हिमा कोहली। मैं आपसे पूछूं कि पूरे भारत में इतने हाई कोर्ट है, पूरे भारत में सबसे पहले किसी हाई कोर्ट में पहली भारतीय महिला कहां मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो हिमाचल प्रदेश में बनी थी, लीला सेठ बनी थी। ठीक है, और आप एक और मैं आपसे पूछूं कि तो हाई कोर्ट की बात होगी, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो याद रखिए, कोई भी मुख्य न्यायाधीश आज तक नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, न्यायाधीश बनी है। न्यायाधीश कौन बनी है? फातिमा बीबी। ठीक है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश कोई भी महिला नहीं बनी है अभी तक। ठीक है, और अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? एनवी रमन्ना, है ना, नाम याद रखेंगे आप। और आयशा अजीज का नाम इसलिए याद रखिए दोस्तों क्योंकि ये पहली मतलब यंगेस्ट फीमेल पायलट है। ये कश्मीर से आती है, सिर्फ 25 साल की हैं। यंगेस्ट फीमेल पायलट ऑफ इंडिया कौन है? आयशा अजीज, कश्मीर की। अब वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम 8 मई को मनाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे को किसके जन्मदिन पे मनाते हैं भैया? जीन हेनरी के, क्योंकि यही वो बंदा जिसको पहला नोबेल का पीस प्राइज मिला था। नोबेल का पहला पीस प्राइज विनर कौन है? जीन हेनरी, जिनके नाम पर हम रेड क्रॉस डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मई को। और ये 1901 में इनको नोबेल का पीस प्राइज मिला था दोस्तों। भैया एक परियोजना, ये योजना चलाई गई है पर्वत धारा योजना, ये हिमाचल प्रदेश की है। ये जल संरक्षण से जुड़ी हुई है। ठीक है, पुदुचेरी दोस्तों, जो कि 4 जिलों से मिलकर के बनता है, यनम, कराईकल, माहे, पुदुचेरी, है ना, मिलके बनता है। इसके चौथी बार लगातार सीएम बन गए हैं एन रंगास्वामी। इनको शपथ दिलाई किसने भैया? तमिल साई सोनराजन ने, है ना, तमिल साई सोनराजन ने इनको शपथ दिलाई है भैया। अब देखिए, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, किसके अंडर में आता है? रक्षा मंत्रालय के अंदर में आता है। आप समझ गए बॉर्डर पे रोड बनाने वाली ये संस्था है। ठीक है, तो इसका ये 61वां स्थापना दिवस है, 1960 में ये बना था। ठीक है, याद रखेंगे, 61वां स्थापना दिवस बना। भैया ऑस्कर अवार्ड की बात कर ले दोस्तों को, ऑस्कर अवार्ड हो चाहे बाफ्टा अवार्ड हो, इनमें दोनों ने ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड जिसको मिला है वो नोमैडलैंड है। नोमैडलैंड का मतलब होता है दोस्तों खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब होता है एक देश से दूसरी जगह जाने वाले। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले ये लोग कौन होंगे? जिनके पास भैया साधन या नहीं है। तो ये कहां के ऊपर पिक्चर बनी हुई दोस्तों? अमेरिका के ऊपर ये पिक्चर बनी जब वहां पर आर्थिक संकट आया हुआ था, उसी के ऊपर ये बनी है नोमैडलैंड। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऑस्कर का बेस्ट फिल्म भी मिला है। ऑस्कर को ही दोस्तों इस बार जो ऑस्कर बटे हैं, आपसे पूछ लिया कौन से नंबर के हैं, तो ये 93rd नंबर के, 93 है ये, है ना, 93rd नंबर का है। ठीक है, लॉस एंजलिस में ये सारे के सारे अवार्ड बांटे जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। पहली बार ऑस्कर जब दिए गए थे तो 1929 में बांटे गए थे, 1929 में बांटे गए थे। लॉस एंजलिस अमेरिका में बांटे जाते हैं। ठीक है, और ये 93 नंबर का है। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। और इस बार की बेस्ट फिल्म जो मिली है वो नोमैडलैंड को मिली है। अगर आपसे पूछे कि 2020 का किसको मिला था, 2020 में, है ना, 2020 में, ये तो 2021 की, 2020 में मिली थी पैरासाइट, एक मूवी थी, है ना, पैरासाइट मूवी जो कि कोरियन मूवी है ना, कोरियन मूवी है ये, पहली नॉन इंग्लिश मूवी है वो। पैरासाइट को मिला था, 4 अवार्ड मिले थे 2020 में, और अभी इनको 3 अवार्ड मिले। भैया देखिए, नोमैडलैंड की जो डायरेक्टर है ना, क्लोए झाओ, इसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। नोमैडलैंड की जो हीरोइन है ना, फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, इसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हुआ है। मतलब नोमैडलैंड ने 3 ऑस्कर जीते हैं दोस्तों इस बार, सबसे ज्यादा, बेस्ट फिल्म का भी, बेस्ट डायरेक्टर का भी, बेस्ट एक्ट्रेस का भी। ठीक है, लेकिन बेस्ट हीरो किसको मिला है? बेस्ट हीरो मिला है एंथनी हॉपकिंस, और आप यकीन नहीं मानेंगे ये 83 साल के हैं, 83, और सबसे ज्यादा उम्र में पाने वाले व्यक्ति बन चुके हैं ये। लेकिन ये नोमैडलैंड की मूवी में नहीं है, इनकी मूवी का नाम द फादर है, द फादर है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया एंथनी हॉपकिंस, ये 2021 के। 2020 में किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था? 2020 में जिसको मिला था वो थे जोकर फिल्म में, आपने देखा होगा उनको, है ना, क्या नाम है उनका? जैकिन फिनिक्स उनका नाम है। ठीक है, जोकर मूवी के लिए उनको मिला था, वो बेस्ट एक्टर था। इस बार के बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए, बाफ्टा एक और बहुत बड़ा अवार्ड होता है, इसने भी बेस्ट फिल्म चुना है नोमैडलैंड को। अच्छा देखिए, ऑस्कर में जो मूवीज हमारे यहां से गई हैं, आपको 3 मूवी के नाम याद रखने की। इंडिया से कौन सी मूवीज हैं जो नॉमिनेट होकर के वहां पे गई हैं? एक है द व्हाइट टाइगर, जो कि अरविंद अडिगा की किताब के ऊपर आधारित ये मूवी बनाई गई है। एक है जल्लीकट्टू, जो कि तमिलनाडु वगैरह में पोंगल में, आपको मालूम है ना, बैल वगैरह दौड़ा देते हैं और सामने लोग दौड़ते रहते हैं, लोग मर भी जाते हैं, तो इसको बैन करने पर भी बहुत चला था। और एक है बिट्टू, जो कि 2 बहनों की कहानी है। बात समझ में आ गई? 3 मूवी, द व्हाइट टाइगर, जल्लीकट्टू, बिट्टू, ये सब के सब ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी। बिट्टू को जो डायरेक्टर है वो एकता कपूर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इंडियन फिल्म में नॉमिनेशन वाली है। अच्छा, 51st अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ और इंडिया का, जो कि गोवा में हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा अवार्ड रहता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो कि मिला इनटू द डार्कनेस नाम की एक मूवी को। भैया 51 ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बांटे गए, एक ही होता है तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? रजनीकांत जी को। बिल्कुल चुन लिया गया इनको, कोई इनके बगल में खड़ा नहीं हुआ।
मॉस्को में भी हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये, और इसमें बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म की कैटेगरी में जो अवार्ड मिला वो पोंगल्या फिल्म को मिला है। तो याद रखेंगे ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में था, ये मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, यहां पर बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म में पोंगल्या फिल्म को मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 51वां रजनीकांत जी को मिल गया। और ये जो गोवा में हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसमें जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ये इनटू द डार्कनेस नाम की मूवी को मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। तो देख लिया आपने, हमने बता दिया आपको ऑस्कर अवार्ड 93 नंबर के मिले हैं, एकेडमी अवार्ड के नाम से जाने जाते हैं। अभी 25 अप्रैल को ये बांटे गए हैं, लॉस एंजलिस में दिए जाते हैं, पहली बार 1929 में दिए गए थे। ठीक है, बेस्ट फिल्म आपको दिख गया ना, नोमैडलैंड को मिला है, इसके डायरेक्टर क्लोए झाओ को बेस्ट डायरेक्टर का मिला है, इसकी जो हीरोइन है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट उसको बेस्ट एक्ट्रेस 2021 चुना गया है। 2020 की जो बेस्ट फिल्म जिसको ऑस्कर मिला था वो पैरासाइट थी। और आपसे पूछ रहा है कि 2020 में हीरोइन कौन थी, तो हीरोइन का नाम है रेनी जुबलीगर, ये बेस्ट एक्ट्रेस थी 2020 की। इस बार की तो है कौन, फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, है ना। और 2020 की कौन थी, रेनी जुबलीगर, और उन्हें जूडी फिल्म के लिए मिला हुआ था। ठीक है दोस्तों, नोमैडलैंड आपको मैंने बता दिया। बेस्ट एक्टर इस बार के हैं एंथनी हॉपकिंस, 83 वर्ष के हैं, द फादर नाम की मूवी के लिए, और पिछली बार मिला था 2020 में जैक्विन फिनिक्स को उनकी जोकर मूवी के लिए। ठीक है, हमारे यहाँ की मूवी जो गई है वो द व्हाइट टाइगर है, आपने देख ही लिया है भैया। ठीक है, और जल्लीकट्टू है और बिट्टू है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से भैया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है 2020 का, ये टेनिस के लिए मिलता है दोस्तों, लॉरियस वाला। और ये अभी भी मिला है किसको, मेल में मिला है राफेल नडाल को, और टेनिस के खिलाड़ी हैं। और फीमेल में मिला है वही ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता नाओमी ओसाका, जापान की जो है, आपने देख ही लिया होगा उनको। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि असम की मछुआरी 6 लड़कियां हैं असम की, है ना, असम की 6 लड़कियां, इन्होंने क्या किया, जो जलकुंभी बनती है ना, जो पानी को दूषित करती है, खराब करती है, तो उससे जलकुंभी से इन्होंने जलकुंभी को निकाल करके चटाइयां बना ली है। क्या बना ली दोस्तों, चटाइयां बना डाली है। और चटाइयां बना ली है, तो अब देखो जलकुंभी से बनी है, पौधे से बनी है, तो बना ही बात है, ये चटाइयां कैसी होंगी, बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल वातावरण में खत्म हो जाएंगी एक दिन यूज के बाद, बस यही सबसे बड़ी बात होगी। तो इन्होंने क्या किया, समस्या को संपदा में कन्वर्ट कर दिया। जो हमारी जलकुंभी थी वो समस्या थी, उसको संपदा बना दिया। तो याद रखना ऐसा असम में हुआ है, और उस चटाई का नाम है मुरहन योगा मैट, ये योगा के लिए इस्तेमाल होगा। चौधरी अजीत सिंह का नाम याद रखिए दोस्तों, इनका निधन हो गया है। ये आरएलडी पार्टी के अध्यक्ष थे। आरएलडी का मतलब है राष्ट्रीय लोक दल। ये लोकसभा में 6 बार सिलेक्ट हुए और राज्यसभा में 1 बार सिलेक्ट हुए, केंद्रीय मंत्री थे, इनका निधन हो गया। क्या नाम है, चौधरी अजीत सिंह। मारिया रेसा का नाम याद रखिए, इनको यूनेस्को का इतना खतरनाक सा अवार्ड मिला है, गुलेर्नो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है ना, प्रेस फ्रीडम से जुड़ा हुआ मामला है। और वर्ल्ड प्रेस डे हम मनाते हैं, कब मनाते हैं हम, 3 मई को मनाते हैं। एनएचआरसी, ठीक है, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कार्यवाहक जो है, अभी कार्यवाहक अध्यक्ष किसको चुना गया है, प्रफुल्ल चंद्र पंत को चुना गया दोस्तों। और एनएचआरसी याद रखिएगा, कोई ये असंवैधानिक आयोग है, मतलब इसका संविधान में कोई भी मामला दर्ज नहीं है। समझ गए दोस्तों, बहुत बढ़िया, है ना। अब देखिए, अभी कोविड की वजह से एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली 2021 में, ठीक है, अभी शिफ्ट कर दी गई है। कहां, पहले दिल्ली में होने वाली थी, अब ये संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इतनी देर से बोल रहा हूं ना, सुन पा रहे हो तुम। चलो ठीक है दोस्तों, फटाफट से खत्म करते हैं अपन, है ना, अपने खत्म करना, पूरा रिवीजन करना है ना, एक बार टाइम भी देखा जाए, बिल्कुल ठीक है भाई। अब देखिए, शांतिर ओग्रशिना, ये क्या है दोस्तों, जो शेख हसीना है, कहां की, बांग्लादेश की, तो उनके जो पिता थे, उनका 100 वर्ष पूरे होने पर बांग्लादेश में शांतिर ओग्रशिना का आयोजन किया गया। ठीक है, पीएम ग्राम सड़क योजना का जो सफल कार्यान्वयन हुआ है वो सबसे उधमपुर में हुआ, और उधमपुर जो है वो JNK जम्मू कश्मीर का उसमें इसने टॉप कर दिया। किसमें, ग्राम सड़क योजना में, प्रधानमंत्री के। भैया 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं दोस्तों। आपको पता होगा 2 फरवरी 1971 में ईरान में आने वाला एक रमसार दलदल है, वहां पर कॉन्वोकेशन हुई थी। दलदल ऐसी जगह होती है जो पानी भी होता है, गीला भी होता है, मतलब एक तरह से वो प्रकृति का बहुत बड़ा वो है, वहां बहुत सारे हैबिटेट्स पल भी जाते हैं। तो उनको ऐसी जितनी भी दलदली भूमि है उनको बचाने के लिए ये हम क्या करते हैं, उन्हें रमसार साइट्स घोषित कर देते हैं। समझ गए, भारत में टोटल 42 रमसार साइट्स हैं, मतलब इतने दलदली क्षेत्र है जिनको सुरक्षित किया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे भैया। 22 अप्रैल को हम मनाते हैं अर्थ डे, और इस बार का जो है रिस्टोर आवर अर्थ, ये उसकी थीम है। ठीक है भैया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, है ना, हेमंत सोरेन की ये पार्टी है। ये पहली ऐसी पार्टी पूरे भारत में जिसने कि भैया दान जो दान मिलता है ना पार्टियों को, उसकी लिस्ट जारी कर दी है। तो याद रखिएगा भाई, रेखा मेनन का नाम याद रखिए, और रोमाना सिन्हा का भी याद रखिए। रेखा मेनन कौन है दोस्तों, ये नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। और रोमाना सिन्हा कौन है, ये नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार मिला इनको। तो इंपॉर्टेंट हो गया, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार इनको मिला है, किसको, रोमाना सिन्हा को। और अर्जुन कल्याण, है ना, ये कौन है दोस्तों, ये हमारे भारत के 68वें ग्रैंड स्लैम मास्टर बने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं फटाफट।
अब देखिए भैया, यूनिकॉर्न क्या है दोस्तों? यूनिकॉर्न कुछ और नहीं, पृथ्वी के सबसे नजदीक और सबसे छोटा ब्लैक होल है। मतलब पृथ्वी के पास जो सबसे छोटा है और सबसे नजदीक कोई ब्लैक होल है, तो उसी का नाम हमने यूनिकॉर्न रखा है। और पाइथन 5 मिसाइल मैंने आपको बताई दी थी अभी थोड़ी देर पहले। हमारे पास जो तेजस नाम का हेलीकॉप्टर है ना, डीआरडीओ ने जो बनाया हुआ है, तो वो किस लिए बनाया हुआ है? ताकि हम मिसाइल को टेस्ट करें। तो मिसाइल हम किसी देश से लेते हैं, जैसे कि हमने इजराइल से ले लिया, पाइथन 5 मिसाइल लगाया नीचे, टेस्ट कर दिया। तो हमारा जो डीआरडीओ का तेजस है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है। भाई वैशाली हिवासा बनी, यही है दोस्तों बीआरओ, याद है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अभी 61वां अपना स्थापना दिवस मनाया। 1960 में ये बना था, रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तो इसकी पहली महिला निदेशक बनी है। देख लो भाई, ये कमांडर कौन बनी है? वैशाली हिवासा बनी, ये भी महिला है। समझ गए भाई? अब देखिए, नेशनल इनोवेशन इंडेक्स जो है, जो कि नीति आयोग निकालता है, नीति आयोग बनाता है, इसमें कर्नाटक ने नंबर 1 हासिल किया है स्थान। और G7 समिट जो है 2021 का, वो कार्निवल ब्रिटेन में होने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे आपको मालूम है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हमारे जो चीफ इकोनॉमिक सलाहकार हैं, वो जारी करेंगे। तो 2020-21 का -7.7% जीडीपी बताया उन्होंने ग्रोथ रेट, और जीडीपी जो है 2021-22 की वो 11% है। तो याद रखेंगे, इनको पूछ सकते हैं वो आपसे। भैया सेल के चेयरमैन बने हैं कौन? सोमा मंडल, ठीक है। सोमा राय वर्मन से मत कंफ्यूज हो जाना। सोमा राय वर्मन क्या है? हमारी वो कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर हैं। और मैं यहां पर बात कर रहा हूं सेल्स, क्या ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सोमा मंडल बनी है। ये सोमा मंडल है, वो सोमा राय वर्मन है, ठीक है। अब देखिए एलआईसी की कौन बनी है, कौन बने हैं एमडी? सिद्धांत मोहंती बने हैं। रेशमा मरियम रॉय दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुनी गई है, ठीक है। देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुना गया दोस्तों? ये चुनी गई है रेशमा मरियम रॉय। भैया फिर सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन मोदी जी बने हैं दोस्तों, आपको पता ही है। और गुजरात में ये मंदिर आता है ना। और ये दूसरे प्रधानमंत्री पहले मोरारजी देसाई थे, बता चुका हूं। गुजरात में दोस्तों एक ड्रैगन फ्रूट था, ड्रैगन फ्रूट, और उसका नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया है? कमलम रख दिया गया है, ठीक है। और कमलम से याद आ रहा है कमला हैरिस। कमला हैरिस कौन है दोस्तों? ये यूएसए की 49वीं उपराष्ट्रपति हैं, और वो पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान रखना। ग्लोबल 500 ब्रांड लिस्ट, जो ब्रांड होते जितने भी, तो उसमें जियो ने 5वां स्थान हासिल किया है दोस्तों। रोनाल्डो दोस्तों इस दुनिया के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। पुर्तगाल के ये खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के हैं, याद रखिए, सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। स्पेस एक्स ने दोस्तों, अभी मैंने बताया था ना आपको, चंद्रयान पे डॉग 1 छोड़ा था इसने, क्रिप्टो करेंसी डॉग इसने, क्योंकि जारी करनी है। अब इनने क्या किया था दोस्तों, इसरो का एक रिकॉर्ड था, जो सैटेलाइट हम छोड़ते हैं ना, तो इसरो का रिकॉर्ड था 104 उपग्रह छोड़ने का, और हमने जिससे छोड़ा था, हमारे रॉकेट का नाम था PSLV C-37, तो हमने एक साथ 104 तोड़ा था, ये हमारा रिकॉर्ड था। इलॉन मस्क की इस कंपनी स्पेस एक्स ने भैया अपने फैल्कन 9 नाम के रॉकेट से 143 उपग्रह छोड़ करके हमारा इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भैया जो कर्नल संतोष बाबू जी हैं, इनको महावीर चक्र दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखेंगे इस बात का। चलिए आगे चलते फटाफट से दोस्तों। अनामिका, अनामिका दोस्तों, इनको क्या मिला? इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, इनको हिंदी का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है भैया, हिंदी में मिला है। नीतू सिंह को याद रखिए, इनको बड़ा अजीब सा अवार्ड मिला है, जिसका नाम है चमेली देवी पुरस्कार, ठीक है। अच्छा, एक ये है, देखिए ये एक योजना चलाई गई, ये बिहार में चली, बिहार के आरा से स्टार्ट हुई, ग्राम उजाला कार्यक्रम। उजाला करना है, मतलब क्या करना है दोस्तों? लाइट बांटनी होगी, तो 10 रुपए की LED बांटी जा रही है इस योजना के तहत। कहां पर? बिहार में। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य, प्लेटिपस दोस्तों ये एक स्तनपाई है, तो इसको सुरक्षित किया जा रहा है, और इसका पहला अभ्यारण्य बनाया गया है। कहां बना है? ये बना है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रखेंगे। काला नमक चावल महोत्सव, ये अजीब तरीके का महोत्सव है। ये कहां बना दोस्तों? ये यूपी के सिद्धार्थ नगर में मनाया जा रहा है। सुदर्शन सेन समिति, सुदर्शन सेन समिति दोस्तों ये आरबीआई के द्वारा गठित की गई है। ये ARC नाम की जो कंपनी है उसकी समीक्षा करेगी, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर मैंने आपको, ये तो आपने देख ही लिया होगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया। लक्षद्वीप दोस्तों, आपको दिख रहा है ना, 36 आइलैंड का ये समूह था, लेकिन अभी सिर्फ 35 आइलैंड का बन चुका है। आपको मालूम है ना, यहाँ का मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि प्रफुल्ल पटेल भी बन चुके हैं। मांस को यहाँ पर जो है बैन कर दिया है, शराब को यहाँ पे लागू कर दिया है, और जमीन छीन लेने और स्मार्ट सिटी डेवलप के नाम पर बहुत सारी चीजें हो रही है, तो सेव लक्षद्वीप के नारे लग रहे हैं। बस इतनी खास बात थी जो आपने ऑलरेडी सुन ली है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं दोस्तों, फ्रेंडशिप डैम किसे कहते हैं दोस्तों? तो देखो, फ्रेंडशिप डैम समझने से पहले आप इतना समझ लो कि अफगान के 3 डैम आपको याद होने चाहिए। अफगान में एक डैम है सलमा, एक डैम है शहतूत, और एक डैम है दहला। इसी सलमा डैम का नाम फ्रेंडशिप डैम है दोस्तों। और ये जो दहला नाम का डैम है ना, इसमें तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, और दहला जो है अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में आता है, ठीक है। असम के 15वें CM हेमंत बिस्वा शर्मा, आपको बता दिया, शपथ दिलाई थी जगदीश मुखी ने। अब जो नए नए CM बने वो भी देख लीजिए। वेस्ट बंगाल की नई CM बन गई ममता बनर्जी, तीसरी बार चुन ली गई है। इनको किसने शपथ दिलाई? वहां के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने, है ना। और असम के कौन है राज्यपाल? जगदीश मुखी, और जगदीश धनखड़ जो है वेस्ट बंगाल के हैं। तमिल में भैया नए CM चुन लिए गए हैं स्टॉलिन, इनको शपथ किसने दिला दी दोस्तों? बनवारी लाल जी ने। केरल के नए CM बन गए हैं पिनरई विजयन, उनको शपथ दिला दी किसने? मोहम्मद आरिफ ने। क्लियर है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट से खत्म करेंगे। RBI एक गवर्नर होता है, शक्तिकांत दास जी हैं, और ये 25वें नंबर के हैं, और 4 भैया डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये देखो, माइकल डी पात्रा, मुकेश जैन, राजेश
राजेश्वर और रविशंकर, और रविशंकर अभी अभी चुने गए दोस्तों, ठीक है। तो माइकल, मुकेश, राजेश, रवि, ठीक है, ऐसे याद रख लेना आप। और शंकर दास जी जो हैं इन सबके भगवान है ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये जापान का सबसे बड़ा ऑनर है और ये हमारे भारतीय को मिला, इसका नाम है श्यामला गणेश, ठीक है। अभी हमने 100वां बर्थडे बना दिया किसका, सत्यजीत रे का। सत्यजीत रे कौन थे दोस्तों, ये हमारे फिल्म डायरेक्टर थे। उनकी पहली फिल्म कौन थी दोस्तों, पाथेर पंचाली, और 1992 में इनको भारत रत्न दिया गया था सत्यजीत रे को। इनका 100वां बर्थडे हमने अभी भी मनाया दोस्तों। अभी आपने देखा 2+2 मंत्री स्तरीय जो है संवाद हुआ है ना, मतलब मंत्री 2+2, तो इसमें 2 कौन है दोस्तों, कौन है 2 यहां से, तो याद रखिए इसमें एक विदेश मंत्री है, एक रक्षा मंत्री है, मतलब हमारे देश से भी विदेश मंत्री रक्षा मंत्री और सामने वाले से भी विदेश मंत्री रक्षा मंत्री, इसलिए 2+2 कहा जा रहा है। तो किन किन देशों के बीच में हुआ है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ध्यान रखेंगे भैया। एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक है, मतलब पर्यावरण खतरे के हिसाब से देखा जाए तो सबसे जोखिम भरा शहर है वो दिल्ली बन चुका है, आपने समझ ही लिया होगा। बीसीसीआई ने भैया भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है ना, हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, उसके मुख्य कोच के रूप में रमेश पवार जी को नियुक्त किया है। समुद्र सेतु 1 और समुद्र सेतु 2 के बारे में जान लीजिए, ये हमारी नाव है, पोत है। समुद्र सेतु 1 दोस्तों 2020 में जब कोरोना हुआ था तो बाहर से भारतीयों को लाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और समुद्र सेतु 2 को भैया ऑक्सीजन के कंटेनर शिपमेंट के लिए अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब एक चीज यहां पर देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 को बना था। 1945 से लेकर के 2020 तक इसके 75 साल पूरे हो गए। तो जैसे ही 2020 में 16 अक्टूबर को इसके 75 साल पूरे हुए तो हमारे भारत सरकार ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। तो आप समझ गए होंगे 75 रुपए का सिक्का किसके उपलक्ष्य में जारी किया, 75 साल पूरे होने के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। और इतना ही नहीं दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक प्राइज देता है जिसका नाम है फूड प्राइज 2021 का। अभी किसको मिला, डॉक्टर शकुंतला को मिला, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को भी आप। तो मेरे ख्याल से देख लेते हैं और कुछ बचा है क्या, नहीं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं ना उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बहुत देर से पसीना बहा रहा हूं आपके लिए, ठीक है। जैसा भी है आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए।